दैट इज अ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड। फ्लूइड से पूछा गया है, कुछ नहीं है। अब ये बर्नौलीज थ्योरम है, बर्नौलीज इक्वेशन है। बर्नौलीज इक्वेशन क्या है? आपने इस तरीके का कुछ कंस्ट्रक्शन किया था, राइट, इस तरीके को पॉइंट था, और उसके लिए आपने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को बजाना। कंटिन्यूटी, सो व्हाट डू यू मीन बाय द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? ठीक है, जब आप बेटा बड़ा पाइप लेते हो और उसमें से वाटर तो उतना ही आता है, राइट, बट उसका एरिया अगर आप कम कर देते हो, वाटर की वेलोसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। दैट इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। दैट इज a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, राइट? अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग हियर? अब वो अगर आपको जमता नहीं है तो ये भैया सीईटी के क्वेश्चन है, ये सीईटी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो कैसा करोगे आप? ठीक है, एमएससीईटी, ठीक है ना, स्ट्रोक मार दिया सीईटी वालों ने, बहुत अच्छा। अरे कुछ नहीं है, सिंपल है। अब मुझे बताएंगे यहाँ पे तीन चीजें काम करती है, प्रेशर, और इस पाइप को अगर हम ग्राउंड के हिसाब से लेंगे तो ये अपने लिए क्या है? हाइट है। हाइट के हिसाब से कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है, राइट। वाटर फ्लो कर रहा है, वेलोसिटी है, तो कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। बाद में उसमें क्या है? प्रेशर भी तो है। अब जहां पे तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है तो वो मेरे लिए राइट ऑप्शन है, राइट। बट उसके लिए याद रखना, जो मास को हमने रिप्लेस किया था ऑफलाइन क्लास वालों, डेंसिटी से हमने रिप्लेस किया था, और ये टेक्निक समझाया था मैंने, राइट। तो मुझे बताएंगे मास की जगह पे डेंसिटी है, ठीक है, तो प्रेशर तो होना ही चाहिए, मास की जगह पे डेंसिटी है, मास की जगह पे डेंसिटी है, दैट इज mv² mgh, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर। तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट ऑप्शन फॉर अस। डन। टेक्निक्स होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, और वही कंसेप्ट आपको आगे लेके जाते हैं। अगर आपको आंखों को दिखाना है तो आप हड्डियों के डॉक्टर के पास जाते होगा, उसका इलाज आप परफेक्ट आदमी के पास जहां पे आंखों का है वही दिखाओगे, तो जाहिर सी बात है परफेक्शन के पीछे भागोगे तो आपको आसान जाएगा फिजिक्स, वरना मुश्किल है बाबा। ठीक है, फिलहाल के लिए रुकते हैं। 2024 का सीईटी रिलेटेड क्वेश्चन को, जो कि 2024 एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, राइट। तो ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ये 2024 में आया है, ठीक है। अब मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से हम रीडिंग करेंगे, सेंसेस बनाएंगे, कंसेप्ट को बिल्डअप करेंगे एंड देन विल सॉल्व इट, ओके। अ फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2 प्लेस इन द वैक्यूम एट द डिस्टेंस r सेंटीमीटर, ओके। तो उन्होंने क्या दिया? 2 चार्जेस दिया, सो आई विल टेक हियर द 2 चार्जेस। सो फर्स्ट दिस इज द Q1 एंड हियर इट इज आई विल टेक द Q2। ये दोनों को मैंने वैक्यूम में प्लेस किया, वैक्यूम, राइट, डन। अब वहां पे जो कि फोर्स उन दोनों के बीच में होगा, या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्शन, यानी दोनों के बीच में जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू आई विल टेक द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k Q1 Q2, और डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में? r का क्या लेना पड़ेगा? स्क्वायर, राइट। बट याद रखना हमेशा वैक्यूम के लिए k की वैल्यू हम कितना लेते हैं? 1 लेते हैं, तो k हमारे लिए यूनिट बन जाएगा। तो फोर्स इन द वैक्यूम बिटवीन द 2 चार्जेस कितना आएगा? दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय व्हाट? r स्क्वायर। इतना अमाउंट ऑफ फोर्स दोनों के बीच में एक्ट हो रहा है इन द वैक्यूम में, राइट। अब उसके बाद अगर आप लेते हो जो फोर्स बिटवीन देम इज प्लेस बिटवीन द मीडियम, एक मीडियम के अंदर मैंने उनको प्लेस कर दिया। अब यही 2 चार्जेस एक पर्टिकुलर मीडियम के अंदर हम प्लेस करते हैं, राइट। सो विल प्लेस हियर द मीडियम, एक पर्टिकुलर मीडियम लेंगे, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k की वैल्यू कितना है? 5 है, राइट, याद रखना। और जो डिस्टेंस है वो कम हो गया, ठीक है। एज द डिस्टेंस डिक्रीजेस द डेफिनेटली फोर्स की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीजेस। याद रखना, द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। यानी डिस्टेंस जब बढ़ेगा तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो मुझे बताएंगे डिक्रीज होगी, राइट, डिस्टेंस इंक्रीज होगा। बट यहां पे तो डिस्टेंस तो डिक्रीज हो रहा है, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो यहां पे फोर्स के 2 रिलेटेड ऑप्शन सीधा डिलीट हो जाएंगे, राइट। अब ये माइंड में आइडिया बनती है ना, इसलिए तो मैं 100 बार चिल्ला के बोलता हूं कि कंसेप्ट को लर्न करो, नहीं करना है हमें, तो बस टिप्स एंड ट्रिक्स के पीछे भागना है, राइट। तो 2 ऑप्शन अपने लिए उड़ गए, अब बचे 2 ही ऑप्शन, अब उन पे टैली करेंगे। अब दोनों के बीच में सो आई विल टेक हियर द Q1 चार्ज, और यहां पे लेता हूं मैं Q2, और डिस्टेंस जो बना दैट इज r/5 बना, राइट, डन। अब उनके दोनों के बीच में फोर्स को मैं वैल्यू लेता हूं दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k की वैल्यू कितना है अपने पास? 5 है, राइट। Q1 Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी r/5 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या बचेगा मुझे बताएंगे? ये डिनोमिनेटर 5 स्क्वायर ऊपर जाके किस में जाएगा? न्यूमरेटर में जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर इनटू 25, ये 5 का स्क्वायर है ना, तो ये 5 का स्क्वायर के ऊपर से कितना होता? 25 डिवाइडेड बाय व्हाट? 5। यानी इसका आप सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू 5 आएगा, और इसका आपको पता है जो कि इनिशियल फोर्स प्रेजेंट था इन द वैक्यूम में। तो अपने लिए जो फोर्स इन द पर्टिकुलर मीडियम होगा दैट इज 5 टाइम्स ऑफ द इनिशियल फोर्स विच इज प्रेजेंट इन द वैक्यूम। कितना आसान है बेटा,
राइट, जस्ट फोकस ऑन द कंसेप्ट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इस तरीके के न्यूमेरिकल सॉल्व करने को लग जाओ। सो हेलो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन आपके सामने जो दिख रहा है ये सीईटी में पूछे गए वाला क्वेश्चन है, 2024 में आया है। अरे बेटा 2024 मध्ये आलेला क्वेश्चन आहे आणि बघ जर तुझे कन्सेप्ट जर बिल्डअप झालेले नसतील तर कसा सॉल्व करशील बेटा तू, जा खड्ड्यात मग। तर मला सांग या केसमध्ये अ थिन सर्क्युलर डिस्क ऑफ मास कॅपिटल एम अँड रेडियस कॅपिटल आर इज रोटेटिंग इन द हॉरिझॉन्टल प्लेन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर अँड परपेंडिक्युलर टू इट्स प्लेन विथ द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इफ द अनदर डिस्क ऑफ हैविंग द सेम डायमेंशन बट द मास इज हाफ, यानी पहले m था अब उसका आधा हो गया है, m/2 हो गया है, इज प्लेस्ड जेंटली ऑन द फर्स्ट डिस्क कोएक्सियली एंड देन द न्यू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम इज, दो एंगुलर वेलोसिटी है। और मैंने समझाया था जब ये यूनिवर्स फॉर्म हुआ था, बिग बैंग हुआ था, तो आपको पता है हर एक ऑब्जेक्ट को क्या होता है, मोमेंटम होता है, और यूनिवर्स का मोमेंटम कंजर्व होता है, यानी हमेशा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, यानी यल की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ये मैंने ऑफलाइन क्लास में भी चिल्ला चिल्ला के बोला था, समझाया था किस तरीके से फिजिसिस्ट ने इसको बनाया है। राइट, चलो जाने दो, कितना भी ज्ञान झाड़ूंगा तो आपके लिए वो एज अ वेस्ट है। बाद में बोलोगे राहुल सर तो बहुत बोर करता है। चलो फोकस करेंगे सीईटी 2024 का इस टाइप का क्वेश्चन, और मैं गारंटी देता हूं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहां पे क्या हो गए होंगे, मिस्टेक कर दिए होंगे। तो मैं आपको समझाता हूं किस तरीके से सॉल्व करना है। अब यहां पे जो पहली डिस्क हमारे पास है उसका मैं यहां पे ओके बना देता हूं, 3 डायमेंशन में बना देंगे, ठीक है, जान दो। सो नाउ दिस इज द डिस्क, राइट, एक डिस्क है, इसका मास आपको पता है, इसका मास, चलो इसका मास हम लेंगे जो कि कैपिटल एम है। आपको पता है कि मैंने इसका कौन सा मोशन फॉर्म किया है, रोटेशनल मोशन परफॉर्म करने लगा रहा हूं, रोटेशनल मोशन लाइक दिस, राइट, अबाउट एन एक्सिस, एंड ये एक्सिस किस में से पास आउट हुआ, सेंटर में से पास आउट हुआ। राइट, तो मुझे बताएंगे व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, क्योंकि इसका तो आपको पता है रेडियस तो है, राइट, वो रेडियस हम लेंगे r है, कितना है, r है। चलो यहां पे मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, दैट इज I इज इक्वल टू mr² बाय व्हाट, 2 होगा, राइट। ये डिस्क का इसका रोटेशनल मोशन चल रहा है लाइक दिस, राइट, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क d। तो इस तरीके से यहां पे एंगुलर मोमेंटम L1 बना होगा, राइट। और आपको पता है एंगुलर मोमेंटम इन द फर्स्ट कंडीशन जो कि क्या कंसीडर करेंगे, दैट इज I1 ओमेगा 1, यानी इस तरीके से इसका एंगुलर स्पीड से डिस्क घूम रही होगी, राइट। अब उन्होंने क्या बोला कि इसके ऊपर आप क्या करो और एक डिस्क प्लेस करो जिसका मास बिल्कुल आधा है। इसका कलर चेंज कर देंगे, आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ डिलीट, और मैं आपको समझा देता हूँ कि इस तरीके से किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, राइट। कौन सा कलर लें, कौन सा कलर लें, ठीक है, डार्क वाला लूँ, कौन सा लूँ, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए ना, राइट। तो इसके ऊपर हमने क्या किया और एक डिस्क प्लेस कर दिया, राइट। अब दोनों का भी जो एक्सिस है वो क्या है, सेम है, बट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, यानी एंगुलर स्पीड डिक्रीज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। क्यों, मास इंक्रीज, टोटल मास सिस्टिंग बन गया ना, यहाँ पे सिस्टिंग हो गई यहाँ पे, डन। चलो ये तो हो गया कंसेप्ट को बिल्डअप करना इन माय माइंड। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो फर्स्ट केस में जो हमने सॉल्व किया है वो क्या सॉल्व किया है, हमने ये सॉल्व किया है कि स्टार्टिंग में जो डिस्क घूम रही थी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो इतना था, यानी I1 की वैल्यू कितना है, इतना है, राइट। ओमेगा स्पीड कितना है, ओमेगा 1 है, उस टाइम पे घूम रही थी डिस्क। अब जैसे ही दूसरी डिस्क हम प्लेस कर देते हैं उस पहले डिस्क के ऊपर, तो अब मुझे बताएंगे क्या होगा। सो व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या है, L1 मस्ट बी इक्वल टू L2, यानी I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। तो हमें क्या डिटरमाइन करना है, ये निकालना है, ओमेगा 2 को निकालना है, बट I2 की वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, राइट, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा 1 यानी अपने लिए क्या है, ओमेगा तो है, बट यहाँ पे दो कंडीशन में समझा रहा हूं बिकॉज यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को सीखना जरूरी है, राइट। चलो ये तो हो गया पूरा बेसमेंट बिल्डअप करना। अब यहाँ पे I2 हम निकालेंगे, I2 की वैल्यू निकालेंगे। अब जो मुझे बताएंगे जो पहले डिस्क था, यानी डिस्क तो था तो उसका आपको पता है ना क्या होना चाहिए, मास इनटू रेडियस, ठीक है, रेडियस, तो उसका क्या होना चाहिए, स्क्वायर, होल टर्म डिवाइड बाय कितना है, 2 है, राइट। तो मुझे बताएंगे मास कितना है, यहाँ पे हाफ है, राइट, मास कितना है, हाफ, अंडरस्टैंडिंग। रेडियस तो उतना ही है सेकंड टर्म में जो कि कितना है, r है, बट ये डिस्क है, राइट। अब ये सिस्टम बन गया दोनों का मोमेंटम, मोमेंटम इनर्शिया, लाइक। तो मुझे बताएंगे इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, अपना डिस्क के साथ ही तो ऐड करना पड़ेगा, राइट। ये अपना, अरे बाबा पहला डिस्क घूम रहा था ना, ये तो एज अ सिस्टम बन गया टोटल। अब ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत आप फिर पीछे हो बेटा, आपको तो स्टडी करना पड़ेगा, राइट। चलो फिर इसको सॉल्व करते हैं। दैट इज I2 की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, कितना आएगा, दैट इज m/2 2, कितना आएगा, दैट इज mr²/4 प्लस mr²/what 2। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनेगा, 2 + 6 यानी 6/8 mr²। आप फिर से इसको सॉल्व कर लेना तो कितना आएगा, 3/4। आर अंडरस्टैंडिंग, यस सर नो, बहुत सिंपल है, दैट इज 3/4 mr²। ये अपने लिए किसकी वैल्यू मिली,
I2 की वैल्यू मिली, और अंडरस्टैंडिंग, ये मिल गया हमें I2। अब यही वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं, लाइक चलो फिर इसको सॉल्व करते हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करता हूँ, ठीक है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलो I1 की वैल्यू जो हमारे पास था ना पहले, इट इज mr²/2, खाली एक ही डिस्क थी बड़े वाली, बड़ा मास वाली, राइट, उसका एंगुलर स्पीड कितना था, ओमेगा था, इज इक्वल टू, अब जो अपने लिए मिला दैट इज 3/4 mr² इंटू व्हाट, ओमेगा 2 है, यानी 2 यानी अपने लिए क्या है, वही तो निकालना है हमें, ओमेगा 2 ही तो निकालना है, राइट। चलो इसको सॉल्व करते हैं, mr² गेट कैंसल, अब बचेगा क्या, चलो जल्दी से बोलो, हाँ चलो सॉल्व करेंगे इसको, चलो बोलो। अब ओमेगा तो इधर है, इधर जाएगा ये 4, तो 4/2 इंटू व्हाट 3 ओमेगा इज इक्वल टू जो अपने लिए ओमेगा 2, यानी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी तो निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा, राइट। चलो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, दैट इज 2/3 ओमेगा, राइट। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, सिस्टम को किस तरीके से बिल्डअप किया और किस तरीके से I2 की वैल्यू हमने निकाला, कंजर्वेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम हमने अप्लाई किया, और आंसर हमें इतने आसानी से मिला है क्या, नहीं। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र सीईटी वालों ने जबरदस्त एटम बॉम्ब डाल दिया, ठीक है ना, इजी बोलते हैं, काहे का इजी है, याद रखिए इजी भी नहीं है, हार्ड भी नहीं है, बस हमारा कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे मिलते हैं। मैं छोटे छोटे वीडियोस की यहाँ पे सीरीज बना रहा हूँ, बड़े बड़े लंबे चौड़े 3-3 घंटे के नहीं बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे हेलो टू एवरीवन, याद रखिए इस तरीके के जब डायग्राम आते हैं ना, कंफ्यूजन बढ़ा देते हैं, टेंशन बढ़ा देते हैं, तो टेंशन लेके कुछ होगा क्या, कुछ नहीं होगा भैया, जिंदगी है चलानी पड़ेगी, किस तरीके से आप चलाते हो दैट मैटर्स, ओके। चलो फिर क्या दिया उन्होंने, अब ये जो क्वेश्चन है विच इज रिलेटेड टू द सीईटी 2024 का क्वेश्चन है, राइट। सीईटी के क्वेश्चन सीरीज हमने चालू की है, तो यहाँ पे एक एक न्यूमेरिकल को मैं अपलोड करते जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो रियल गैस जो दिया, रियल गैस यानी पीवी इज इक्वल टू RT, राइट, ओके, उसको मैंने क्लोज कर दिया चेंबर के अंदर, उसका टेम्परेचर दिया होना है। चलो यहाँ पे जल्दी से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस है। अब टेम्परेचर केल्विन में करेंगे तो कितना आएगा 300 केल्विन आएगा, डन। चलो ये तो हो गया अपने पास। अब यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस है, यानी प्रोसेस कंप्लीट हो रही है, लूप कंप्लीट हो रहा है, ओके। एंड ओबेस एक इक्वेशन हमें दिया दैट इज PV³ इज इक्वल टू RT है, राइट। तो आगे चल के प्रेशर अगर मुझे डिटरमाइन करना है तो क्या आएगा, दैट इज RT बाय व्हाट V³ में लूंगा, डन। अब यहाँ पे R की वैल्यू जो कि गैस कांस्टेंट है कितना है 8 है। अब क्या वहाँ पे क्या मार्क्स थोड़ी मुझे अचीव करना है, तो वैल्यूज 8 में लिख देता हूँ, वहाँ पे आप जो असाइनमेंट वो लिख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डायग्राम पे फोकस करता हूँ, ठीक है। क्या निकालना है हमें, वर्क डन निकालना है। सो व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ द वर्क डन, कैन यू टेल मी, दैट इज P इंटू dV, राइट, dV यानी वॉल्यूम में चेंज प्रेशर के हिसाब से, ओके। ये जनरल फॉर्मूला को याद रखना माइंड में, P dV। चलो फिलहाल के लिए हम वर्क करते हैं। अब मैं कहां से कहां तक जाऊंगा, चलो मैं यहां से यहां तक जाऊंगा। पहले C से मैं किधर जा रहा हूं, A की तरफ जा रहा हूं। तो आपको क्या दिख रहा है, प्रेशर इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है क्या, अरे PV डायग्राम है ये, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, राइट। तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है बट वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा ही नहीं। तो जब मैं वर्क निकालता हूं, रिमेंबर पहले हम वर्क निकाल रहे हैं जब C से किधर गया A, उसमें का हम वर्क निकालेंगे। अब यहां पे बताएंगे C से A तक जा रहे हैं तो डेल्टा V की वैल्यू यानी dV की वैल्यू चेंज हो रहा ही नहीं, वॉल्यूम तो कितना आ रहा है 0, राइट। प्रेशर कितना भी हो आपने क्या लेना जाना है, तो प्रेशर इंटू 0 यानी वर्क डन जब हम C से कहां जाते हैं A 0 होता है। और जहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आपने लिए पता है ये जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज आइसोकोरिक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, सिखाया था मैंने, ठीक है। अब फिलहाल के लिए मैं B से कहां जाऊंगा C। अब मुझे बताएंगे वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, पहले वॉल्यूम ज्यादा था, अब वॉल्यूम क्या है, कम है, राइट। यानी इनिशियली वॉल्यूम 4 था, राइट, अब वॉल्यूम 2 हो गया, यानी वॉल्यूम चेंज हो रहा है। प्रेशर कांस्टेंट है, दिस इज कॉल्ड एज आइसोबेरिक। ये प्रोसेस अपने लिए क्या है, आइसोबेरिक है। अरे बाबा फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स का पार्ट है ना, राइट। आइसोबेरिक प्रोसेस इज गोइंग ऑन व्हेन वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम B टू C हियर, डन। यानी वर्क डन हम निकालेंगे, वर्क डन निकालेंगे व्हेन वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम B टू C, सॉरी, ठीक है। B टू C जब हम जाएंगे तो वर्क निकालेंगे, ठीक है। साइक्लिकली कंप्लीट करना है हमें साइकिल, ओके। तो मुझे बताएंगे P इंटू व्हाट dV है, राइट। तो प्रेशर कितना है, प्रेशर तो कांस्टेंट रहा, वो प्रेशर 10 है, राइट। वॉल्यूम पहले कितना था, इनिशियल वॉल्यूम, दिस इज अ फाइनल, राइट। तो मुझे बताएंगे 2 माइनस व्हाट 4, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये आएगा ना डेल्टा, डेल्टा सही सिखाया ना, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल तो कितना आएगा, हाँ, तो -2 यानी -20 जूल इतना वर्क हुआ जब हम B से किधर आए C।
तो ये प्रोसेस अपने लिए कौन सी प्रोसेस है, दैट इज आइसोबैरिक, पर वो पूछा नहीं है हमें, मैं आपको समझा रहा हूँ कॉन्सेप्चुअली, राइट, डन। बट अब बची कौन सा, ये तो हमने सॉल्व कर लिया, ये भी सॉल्व कर लिया, अब यहाँ से यहाँ तक यानी ए से किधर जाएंगे, बी की तरफ जाएंगे, राइट, वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, राइट, तो ये अपने लिए वर्क थोड़ी जीरो होगा, बट वर्क निगेटिव आएगा क्योंकि स्लोप नीचे है, मैं समझाया था टेक्निक मैंने बहुत, ठीक है, ऐसा इधर से दिया था, जो सिखाता है ना तो जान से सिखाओ, बच्चा बिहेव लाइक अ सोल्जर तो ही वो टिक पाएगा, वरना इधर उधर का कैसा भी पढ़ाओगे तो कैसा होगा, ठीक है। अभी अच्छा लगता है मास्टर लई चांगलं लई जोका मारते, नंतर कळते तो जिंदगी बर्बाद, ठीक है। लक्ष दे इकडे त्या केसमध्ये मला सांगा, मेरे को बताओ, अब ये सब कोई देखने वाला इधर उधर के स्टूडेंट, तो मैं मराठी भी यूज़ कर रहा हूँ, हिंदी भी यूज़ कर रहा हूँ, इंग्लिश भी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, चलता है, एडजस्टमेंट इज अ सेटलमेंट ऑफ लाइफ, राइट। चलो यहाँ से ए से बी जाएंगे, अब ए से बी जा रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पे, यहाँ पे तो ठीक है 2 से 4 से 2 हम डायरेक्ट वैल्यू लिख लिए, बट यहाँ पे अगर आप देखते हो तो कभी 2.1 हो गया, यहाँ पे देखो वॉल्यूम 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3 हो गया, 3.1, 3.2, 3.4 वॉट एवर में भी, और लास्ट में 4 हुआ, तो क्या हुआ, इनका वॉल्यूम का आप ऐड करते जाओगे, ऐड करना यानी समेशन, समेशन यानी क्या यूज करना होता है, इंटीग्रेशन, राइट, फ्रॉम द लोअर लिमिट कितना है 2, अपर लिमिट कितना है 4 है, अरे ये क्या हो गया, राइट, अपर लिमिट कितना है, अरे इसको मैं नीचे ही ले लेता हूँ, ठीक है, अपर लिमिट कितना है 4 है, लोअर लिमिट अपर लिमिट वॉल्यूम का ऐड करते हुए जाना है, चेंज करते बनाना है, समझाया था मैंने 11th वालों, हर चीज़ नहीं क्या, मैथमेटिकल फिजिक्स सही है, ठीक है, इसको समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब हम वर्क डन निकालेंगे, राइट, वर्क डन निकालेंगे जब हम कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, ए टू बी, यानी वर्क दैट वी आर डिटरमाइनिंग फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है, इंटीग्रेशन क्यों लेना पड़ा, वॉल्यूम स्लोली इंक्रीज होते गया फ्रॉम 2.0 टू 4.0, यानी लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 4 p इंटू वट dv। अब समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से उन्होंने ये इक्वेशन को हमें दिया, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कैसा अप्लाई करोगे, ठीक है, वेरिएबल हमारे पास है ना, वॉल्यूम वेरिएबल है, ठीक है, RT कांस्टेंट है, राइट, तो p की जगह पे जो मैंने लिया था यहाँ पे, दैट इज RT बाय व्हाट v क्यूब दैट वी हैव टू टेक, राइट, फ्रॉम द लोअर लिमिट 2 टू द अपर लिमिट 4, राइट, इनटू व्हाट dv एज इट इज, राइट, आर अंडरस्टैंडिंग। तो RT तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन निकलता नहीं है, तो 2 to 4 दैट विल टेक 1 बाय व्हाट v क्यूब इनटू व्हाट dv। अब ये ऊपर गया तो -3 होगा, राइट, -3, और मैंने आपको एक फॉर्मूला भी लिया था, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n इनटू व्हाट dx, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, दैट इज x रेज टू पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, दैट इज द फॉर्मूला दैट वी हैव टू टेक, राइट। तो यहाँ पे +3 ऊपर जाके क्या हो जाता -3, तो क्या आएगा, दैट इज RT -3 प्लस 1 यानी v टू द पावर -2 होल टर्म डिवाइड बाय कितना आया था -2 फ्रॉम द लोअर लिमिट 2 टू द अपर लिमिट कितना आता 4 आता, राइट। तो यहाँ पे माइनस को लेंगे यहाँ पे, दैट इज RT बाय व्हाट 2 जो कि माइनस में है। अब यहाँ पे मैं नीचे डाल दूंगा v स्क्वायर, यानी v स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अपर लिमिट माइनस कौन सी लिमिट डालेंगे, लोअर लिमिट डालेंगे, राइट। तो कितना सिंपल है, हर चीज आसान होती है, सिंपल होती है, बस हमारे कंसेप्ट हमारे पास होने चाहिए। नहीं तो मैंने बोला ना, अगर आपको आंखों का प्रॉब्लम है तो आप क्या ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाओगे, क्या नहीं जाओगे ना, जाहिर सी बात है। चलो तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, दैट इज अ वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो -RT बाय व्हाट 2 दैट वी आर टेकन। अब यहाँ पे अपर लिमिट यानी 1/16 डालेंगे, माइनस लोअर लिमिट कितना है 2 का स्क्वायर है, याद रखना, तो 4 का स्क्वायर मैंने डाल दिया, 2 का स्क्वायर कितना आता 4 आता। चलो यहाँ पे इसको और सॉल्व करेंगे, -RT बाय व्हाट 2 एज इट इज है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे 4 - 16 डिवाइडेड बाय व्हाट 64, राइट, यानी फिर से माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब R की वैल्यू कितना है 8 है, T की वैल्यू कितना है 300 है। अब यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 12 बाय व्हाट 64 आएगा, राइट, डन। कितना सिंपल है, देखो कितना सिंपल है, 8 8 64। तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो इसको आप 6 लिख सकते हो, तो कितना आता 300 × 6 डिवाइडेड बाय व्हाट 8, राइट। तो 900, इसको आप सॉल्व करोगे यहाँ से 300 × 3, तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडेड बाय व्हाट 4, तो कितना आता 225। जब A से यहाँ पे अच्छा लिखेंगे, थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहिए ना, दैट इज 225, राइट। बट टोटल वर्क निकालना है ना, टोटल नेट यानी क्या है टोटल, तो एक माइनस में आया ना कितना -20, और ये कितना है +225, -20 + 225 सॉरी, तो कितना आएगा, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर अस। एनी डाउट? तो आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और पहले थर्मोडायनामिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाता है मैं आपको समझा। सो हेलो बच्चों,
क्या हमने स्टार्ट किया है आज? हमने सीईटी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट किए हैं, जो कि आप देख रहे हो प्लेलिस्ट में, दैट इज सीईटी 2024 में जो फिजिक्स से रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चन आए हैं हम उसको सॉल्व करेंगे अलग टेक्निक से, अलग पैशन से, ठीक है, और हाई लेवल एनर्जी से, राइट। चलो फिर यहां पे क्या दिया उसको हम डिस्कस करेंगे। अ लाइट इमर्जेस आउट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द सोर्स ऑफ द लाइट केप्ट एट इट्स फोकस, द शेप ऑफ द वेव फ्रंट ऑफ द लाइट इज। तो इसके लिए हाइजेंस वेव प्रिंसिपल, द एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट्स लाइक अ सेकंडरी सोर्स ऑफ द लाइट, राइट। म्हणजे जेव्हा हम लिए थे, एक पाण्याचा डबका घेतला होता आणि पाण्याच्या डबक्यामध्ये एका ठिकाणी आपण काय टाकला होता, दगड टाकला होता, दगडाच्या बाजूला तुम्हाला माहिती आहे बेटा वेव जनरेट झाल्या होत्या, राइट। सो दिस टाइप ऑफ वेव फ्रंट्स आर कॉल्ड एज अ स्पेरिकल वेव फ्रंट। बट हम जब सोर्स दूर होता है और इस यहां पर अगर मैं ऑब्जर्व करूंगा तो ये स्पेरिकल वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो जाती है। बट इसको इस तरीके से आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, एनालाइज कर नहीं पाओगे। मैं आपको सिंपल टेक्निक समझाऊंगा अगर इस तरीके के वेव फ्रंट से रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल आते हैं, राइट। चलो मैं समझाता हूं। ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में हमने सीखा था वेव का प्रिंसिपल क्या होता है, बट वो मुझे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं आपको सीधा सिंपल समझाता हूँ। जब हम वेव फ्रंट को परपेंडिकुलर प्लॉट करते हैं, क्या प्लॉट करते हैं? परपेंडिकुलर। तो जब हम वेव फ्रंट को परपेंडिकुलर प्लॉट करते हैं लाइक दिस, सो दिस इज कॉल्ड एज अ वेव नॉर्मल्स। What is it called as a wave normals? Wave normals। और वेव नॉर्मल्स को हम जनरली क्या बोलते हैं? रेज बोलते हैं। यानी वेव फ्रंट को हम प्लॉट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द रेज, और रेज को हम प्लॉट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द वेव फ्रंट, राइट। डन डन डन। चलो अब उन्होंने क्या बोला कि हमें लेंस लेना है। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स लेंस होता क्या है? What does the convex lens, okay, is? तो मैं आपको समझा देता हूँ। Now this type of lens is called as a convex lens, जिसके जो ends होते हैं वो क्या होते हैं? 3 होते हैं, राइट। और बीच में का जो मिडल पोर्शन होता है थिक, वो हमारा 7th फाउंडेशन का स्टूडेंट भी बोलेगा। तो अगर आप देखते हो तो यहाँ पे 2 स्पेयर है, तो इधर एक फोकस होता है F1 और इधर एक फोकस होता है F2। अब क्या बोल रहा है कि सोर्स को कहाँ पे प्लेस कर दिया? फोकस। तो यहां पे जितने भी प्लेन वेव फ्रंट बनेंगे उनसे क्या निकलेंगी? रेज निकलेंगी, राइट राइट राइट। आप एक 10 का रूल सीखे होंगे। when the source of the light is placed at the focus, then the rays are passing through it are parallel to each other। इसके लिए क्लास 10 आप यकीन नहीं मानोगे, आप क्लास 10 का लाइट का कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो। व्हेन द इंसिडेंट रे सिखाया था बच्चों, राइट। सो दिस इज अ लेंस एंड दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस is a parallel to the which axis? Principal, then it's passed to the focus। when the source is placed at the focus, तो आपको पता है जितनी भी रेज होगी वो इंसिडेंट रे की वजह से पैरेलली ट्रैवल करेंगी। तो इस तरीके से प्लेन वेव फ्रंट फॉर्म होंगे, ठीक है, बिकॉज रेज आर व्हाट? वेव नॉर्मल्स। अगर मैं यहाँ पे वेव नॉर्मल्स प्लॉट करता हूँ तो पैरेलल रेज फॉर्म होती हैं। तो पैरेलल रेज यहाँ पे अगर फॉर्म हो रही है तो डेफिनेटली पैरेलल रेज हमारे लिए कौन से वेव फ्रंट को दिखाती है? प्लेन वेव फ्रंट। तो प्लेन वेव फ्रंट कहाँ है? राइट। तो प्लेन वेव फ्रंट इज अ राइट ऑप्शन फॉर अस। अब यहाँ पे मैंने कहाँ से लिया? क्लास 10 का कंसेप्ट का अप्लाई किया, जो कि मैं फाउंडेशन में सिखाता हूँ, ठीक है। टिप्स ट्रिक्स डजंट वर्क। आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करो तो ही आप टिकोगे। टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाने वाले उड़ गए वाले हैं, ठीक है। तो मुझे बताएंगे 10-10 हज़ार 2-2 3-3 हज़ार टिप्स एंड ट्रिक्स के याद रखोगे क्या? एंडिंग में हार्ड जाएगा, बहुत हार्ड जाएगा। जब आप खुद के टिप्स निकालोगे ना तो वो परमानेंट याद रहेंगे, ठीक है। जैसे मैं बोलूँगा ना, अलग अलग हाथ की अलग अलग टेस्ट की सब्जी बनती है, राइट। वो सब्जी हर एक की सेम नहीं बन सकती है, समझ रहे हो मुझे क्या कहना है? तो आप खुद का ट्रिक्स निकालो, टिप्स निकालो, उसको मैं बोलूँगा, राइट है। बट उसके लिए कंसेप्ट भी तो आना जरूरी है। सो फिलहाल के लिए ये रुकते हैं, वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं बनाऊंगा। लाइक करो यार, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, ठीक है, अच्छा लगता है, ठीक है। तो फॉर टुडे वी स्टॉप यार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जल्दी से नोट्स बना दो। सो हेलो टू एवरीवन। इस तरीके के न्यूमेरिकल को आप किस तरीके से सॉल्व करोगे मैं आपको समझाता हूँ। जब 2 ऑप्शन में वैल्यू कैलकुलेटेड दिया है ना, अब बोलोगे राहुल सर ये कहाँ से उठा के लाए हो? ये जो सीईटी 2024 में पूछे वाला क्वेश्चन है, ठीक है, 2024 में। तो मैं आपको इजीली यहाँ पे समझाऊंगा। इस तरीके के जब क्वेश्चन आते हैं तो आप सेंसेस कैसे बनाओगे? टिप्स एंड ट्रिक नहीं, सेंसेस, ठीक है। अब यहाँ पे जो 2 वैल्यू दिया
वो कैलकुलेटेड वैल्यूज़ है। आप आपका टाइम कैलकुलेशन में ही वेस्ट करोगे, जाहिर सी बात है। अब इतना बड़ा उन्होंने दिया है, ठीक है, इतना बड़ा दिया है, तो आप गिवन डाटा बनाने लग जाओगे। अब यहाँ पे तो कैलकुलेशन है, अगर कैलकुलेटेड ऑप्शन रह देते तो मैं यहाँ पे ज़रूर सॉल्व करता था। बट इस तरीके के न्यूमेरिकल जहाँ पे वैल्यूज ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, तो याद रखने का यहाँ पे सॉल्व करके मतलब नहीं बनता है, ठीक है। आप सॉल्व करके लगने को लग जाते हो, ठीक है। अब 2 ही ऑप्शन अपने लिए बच गए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन बोलूँगा, तो इसके लिए हमें 11 की एक कंडीशन स्टडी करनी पड़ती है। 11 में ये अपवर्ड की कंडीशन है, तो टेंशन इज इक्वल टू दैट इज एम जी प्लस एम है, राइट। जनरली यहाँ पे फोर्स रहता था, ठीक है। अब अगर टेंशन ही तो फोर्स ही तो होता है अंदर द स्ट्रिंग। अब जब ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड हो तो टेंशन इज इक्वल टू एम जी माइनस एम है, राइट। 2 कंडीशन है, राइट। तो ये 2 कंडीशन से वैल्यू बन जाती हैं। बट मुझे बताएंगे टेंशन ज़्यादा होगा तो टूटने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे, राइट। टूटने के चांसेस, टेंशन कम होगा तो टूटने के चांसेस कम हो जाएंगे, राइट। आई अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग हियर। तो क्या हो रहा है, द रोप विल ब्रेक व्हाइल क्लाइंबिंग अपवर्ड, द रोप विल ब्रेक व्हाइल गोइंग डाउनवर्ड। अब बहुत सारे यहाँ पे गलती कर दोगे, ठीक है। ये आप 2 में से और दोनों भी तो करेक्ट है, आप एक ही सॉल्व करोगे उसको टिक करके आ जाओगे, गारंटी। बट वैसा नहीं है, जहाँ पे टेंशन ज़्यादा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली वो टूटने के चांसेस ज़्यादा हैं, राइट। तो अपने लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, सी ऑप्शन होना चाहिए, राइट। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। सीईटी वालों ने ज़बरदस्त गेम खेला है, मान गया गुरु, ठीक है। इस तरीके के न्यूमेरिकल को प्लॉट्स किए हैं, स्टूडेंट गलतियां करेंगे। मिस्टेक्स को कम करोगे तो एक्यूरेसी बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी तो अपना सपना भी राइट वे में मिलेगा, ठीक है। फिलहाल के लिए इसी न्यूमेरिकल को हम रुक जाते हैं, क्योंकि मैं एक न्यूमेरिकल का डालते जा रहा हूँ। आई होप आप इसको ज़रूरतमंद स्टूडेंट के पास शेयर करोगे और अच्छे तरीके से, ठीक है, इंटरप्रेटेड भी करोगे, ठीक है। फिलहाल के लिए रुक जाते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप पढ़ाई कर रहे होगे सही तरीके से। क्या ज़बरदस्त महाराष्ट्र शासन ने क्लीन बोल्ड किया है। आज का 17 तारीख का पेपर ये प्रीवियस 4 ईयर से ज़्यादा डिफिकल्ट था। सेक्शन सी में ज़्यादा लोग फंस गए हैं, राइट। चलो वो स्टेट बोर्ड का नहीं डिस्कस करते हैं, सीईटी का डिस्कस करते हैं। और मैं यहाँ पे एक सीरीज़ डाल रहा हूँ, जो कि इससे मैंने पहले 10 दिन तो बिजी शेड्यूल रहता है, थोड़ा बहुत काम भी होते हैं, ऑफलाइन क्लासेस होते हैं, तो दैट्स वाई थोड़ा वीडियो लेट आते हैं। तो आई होप आप छोड़ के नहीं भागोगे, आप और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करोगे। चलो, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम जस्ट आई विल रीड द न्यूमेरिकल हियर। ओके, अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव द सेम एनर्जीज, देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ विल बी कंपेयर्ड एज। तो हमें क्या क्या कौन सा कंसेप्ट को अप्लाई करना है, तो ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का हमें स्टडी करना होगा, दैट इज अ डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। सो व्हाट इज अ डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, कि जब हम लाइट पार्टिकल लेते हैं, लाइट पार्टिकल्स मींस क्वांटा और फोटोन, जब हम उसको मोमेंटम देते हैं तो उसके साथ वेवलेंथ एसोसिएटेड हो जाती है, राइट। सो एनर्जी ऑफ द what photon, that is E is equal to h nu, or you can say the sc by lambda। बट जैसे ही हम मटेरियल पार्टिकल लेते हैं, मटेरियल पार्टिकल, और मटेरियल पार्टिकल वो कौन से भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, ओके, प्रोटॉन भी हो सकता है, राइट, और हीलियम न्यूक्लियस भी हो सकता है। अब हीलियम न्यूक्लियस यानी अपने लिए कौन सा है, अल्फा पार्टिकल है। अब ये जो भागेगा ना, ओके, सो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, राइट राइट राइट। जब ये भागेगा, ठीक है, जब ये भागेगा तो ये क्या होगा, सीधा तो जा नहीं सकेगा, राइट, इसका वेव पैटर्न से जाएंगे। अब हमें पता करना है कि किसकी ज़्यादा वेवलेंथ और किसकी कम वेवलेंथ होगी। तो उसके लिए एक फॉर्मूला हमें डिस्कस करना पड़ता है, दैट इज अ लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाय पी, एंड पी स्टैंड्स फॉर व्हाट, मोमेंटम, दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो ये हम थोड़ा बराबर में है, अभी अच्छा है। सो दैट इज एच बाय एम इंटू व्हाट, वी है। अब वेवलेंथ जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल किससे है, मास, राइट। एनर्जी तो कांस्टेंट है, तो आई विल टेक द वेलोसिटी इज अ कांस्टेंट, सो व्हाट विल गेट, दैट इज अ लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। जितना ज्यादा मास होगा उतना उस पार्टिकल की वेवलेंथ कम होगी, राइट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इनवर्सली, राइट। तो मुझे बताएंगे, चलो मैं कंसिडर करता हूं, पहले अल्फा पार्टिकल लेता हूं, बाद में
प्रोटॉन लेता हूं और बाद में इलेक्ट्रॉन लेता हूं। अब मुझे बताएंगे सबसे ज़्यादा मास किसका है? अल्फा पार्टिकल का सबसे ज़्यादा मास है, तो वेवलेंथ क्या होगी? कम ही होगी, राइट। उससे छोटा कौन है? प्रोटॉन। पर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से बड़ा है, मास ज़्यादा है, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी इलेक्ट्रॉन से। तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी? अल्फा, और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन की होगी। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनाया कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है? राइट, इट इज ऑप्शन नंबर बी हियर, राइट। तो कितना सिंपल है, स्टेट बोर्ड का कंसेप्ट है, बट हमारा अंडरस्टैंडिंग भी उतना ही जरूरी है। सो फिलहाल के लिए रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेवल एनर्जी के साथ मिलते हैं। कैसे हो? आई होप आप अच्छे कर रहे होंगे घर पे और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी आपकी। 144 न्यूमेरिकल आपको डेली करना है तो ही क्रैक होगा, वरना फिर हार्ड है बेटा। कैसा करें? सपनों को पाना है तो जगना पड़ेगा, रात दिन एक करना पड़ेगा तो ही मिलेगा, वरना कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। याद रखिए, अब मैं बहुत ज़्यादा देर तक बात नहीं करना चाहता, बिकॉज आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम। नाउ उन्होंने क्या दिया? रेशियो ऑफ द मास डेंसिटी। मास डेंसिटी वर्ड को पकड़ना सीखो, मास डेंसिटी। अब याद रखना, मास डेंसिटी बोल रहा है, मास डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लिया। न्यूक्लिया यानी न्यूक्लिया है, उन्होंने दो न्यूक्लिया का कंपैरिजन दिया। यहाँ पे मास नंबर 40 है और यहाँ पे 16 है। ये आप बोलोगे, गारंटीड बोलोगे, यहाँ पे आप नहीं क्या, यहाँ पे अलग ही यहाँ पे आंसर निकालोगे। बट यकीन माने मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से सॉल्व करना है। एक मैं क्या करता हूँ, टंकी लेता हूँ, टंकी में मेरा जो घर का जो बोर का वाटर है मैं उसमें डाल देता हूँ वाटर। नाउ आई विल टेक द वाटर हियर, राइट। और एक मग्गा लेता हूँ, छोटा सा मग्गा, और इस मग्गे से मैं इस वाटर को इसमें डाल देता हूँ। यही वाटर इस मग्गे में है, यानी यही वाटर इसमें। तो मुझे बताएंगे इसमें क्या वाटर की डेंसिटी और ये वाटर की डेंसिटी क्या अलग होगी क्या? हाँ, भले मास कम है, वॉल्यूम कम है, राइट, तो डेंसिटी उतनी ही है, याद रखना। इसकी डेंसिटी और इसकी डेंसिटी क्या डिफरेंट होगी क्या? नहीं होगी, राइट। अगर आप देखते हो तो हीलियम से लेके हाइड्रोजन से लेके बेसिक एलिमेंट कौन है? हाइड्रोजन है, राइट। सो हाइड्रोजन से ड्यू टू द न्यूक्लियर फ्यूजन, ड्यू टू द ग्रेविटेशन, राइट, स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशन, ये हेवी एलिमेंट्स फॉर्म होते गए यूनिवर्स में, राइट। तो ये न्यूक्लिया बोल रहा है ना, न्यूक्लिया। तो न्यूक्लिया में तो दो ही चीज़ होती है, एक तो क्या होता है? प्रोटॉन, और बाद में क्या होता है? न्यूट्रॉन, दैट इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियंस। तो ये कैल्शियम के और ऑक्सीजन के प्रोटॉन न्यूट्रॉन का अलग होंगे क्या? भले उसकी शेप एंड साइज कम होगी, ठीक है, इसका साइज ज़्यादा है न्यूक्लिया का, इसका साइज कम है, राइट। बट क्या डेंसिटी अलग होगी क्या? इसमें का वाटर इसमें का वाटर क्या अलग था क्या डेंसिटी का? नहीं होगी ना, दोनों की भी डेंसिटी क्या होगी? सेम ही होगी। तो प्रोपोर्शनलिटी रेशियो कितना आएगा? वो नहीं आएगा। दोनों की भी डेंसिटी क्या है? सेम है, डिवाइड कर दो एक दूसरे के साथ, तो कितना आएगा? वो नहीं आएगा, यूनिटी आएगा। डन, क्लियर। आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो ये कुछ नहीं है, कुछ ही नहीं है इसमें, ठीक है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपको आंसर मिल जाता है, ठीक है। फिलहाल के लिए इसी पे रुकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे घर पे, ठीक है। ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे जो कि फिजिक्स पार्ट 2 से रिलेटेड है और जो कि मेरा सबसे फेवरेट है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे एक न्यूमेरिकल हम यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे और सेंसेस को बनाने का जरूर ट्राई करेंगे, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, जस्ट मूव ऑन द न्यूमेरिकल हियर। उन्होंने क्या दिया? टू कॉइल्स आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, देन द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द पेयर ऑफ द टू कॉइल्स डिपेंड्स अपॉन, एक तो रेट एट विच द करंट आर चेंजिंग टू द कॉइल्स, एक तो रिलेटिव पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द टू कॉइल्स, एंड द मटेरियल ऑफ द वायर्स ऑफ द टू कॉइल्स, देन द करंट इन द टू कॉइल्स, राइट। तो इसके लिए हमें महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का एक टॉपिक को स्टडी करना पड़ेगा, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो एक जो टॉपिक है अपना, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो उनमें या फिर इस चैप्टर में हमने क्या स्टडी किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, राइट, कि हम फैराडेज के कॉइल, लेकिन फैराडेज का लॉ क्या बोलता है कि जब भी एक कॉइल आप लेते हो, नाउ दिस इज अ कॉइल, राइट, सो आई एम जस्ट कनेक्टिंग टू द गैल्वानोमीटर। एक गैल्वानोमीटर को मैं कनेक्ट कर देता हूं यहाँ पे, और इसके बाजू में इफ आई एम टेक द मैग्नेट, तो मैग्नेट को अगर मैं व्हील लगा दूं, नाउ दिस इज द नॉर्थ, हियर इट इज द साउथ, आई विल टेक। सो यहाँ पे जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगी उस एरिया के साथ, कॉइल के साथ क्या हो जाएगी? लिंक हो जाएगी, जिसके कारण यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज होगा और उनमें डेफिनेटली क्या फॉर्म करना जरूरी है? मोशन। मोशन नहीं फॉर्म करेंगे तो फ्लक्स जनरेट नहीं होगा, जो कि मैं 10th में भी पढ़ा चुका हूं 10th के स्टूडेंट को। दैट इज द फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और जहां पे ईएमएफ होता है डेफिनेटली वहां पे करंट फ्लो होता है, राइट। तो सबसे जरूरी क्या है? मोशन में पोजीशन हम चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं? पोजीशन। बट आप बोलोगे राहुल सर तो यहाँ पे मैग्नेट बोल रहा है, लेकिन वहां पे तो टू कॉइल्स बोला, तो हम मैग्नेट को रिप्लेस कर सकते हैं ना। मैग्नेट को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे? तो मैं क्या करता हूं, आई विल टेक द सोलेनॉइड हियर, सोलेनॉइड लेता हूं। सो यहाँ पे आई विल टेक द एमीटर लेता हूं, जिसके कारण मुझे करंट का
चेंज का पता होना चाहिए, ठीक है। सो एमीटर मैंने यूज़ किया, वैसे हम यूज़ नहीं करते, बट बोल रहा हूँ यहाँ पे सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर है तो मैं यहाँ पे डीडीटी कर देता हूँ, फिर आप कंफ्यूजन में जाओगे कि 10th में आपने ये डायग्राम सीखी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव है, राइट। तो इसमें से जब करंट पास आउट होता है, यानी इलेक्ट्रॉन मोशन में होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस मोशन में होते हैं, वो तो सराउंडिंग में कौन सी फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो कॉइल है, सो दैट विल प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। सो दिस इज द सोलेनॉइड। तो वी आर डिस्कसिंग द फैराडेज, ठीक है, कॉइल कॉइल एक्सपेरिमेंट। और उसके बाद सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, मैंने बोला था, समझाया था अभी था। तो कॉइल कॉइल एक्सपेरिमेंट में सबसे जरूरी क्या है, इस कॉइल का मोशन फॉर्म करना, क्योंकि इसके बाजू में दैट विल टेक द एक्सपेरिमेंटल कॉइल, उसको मैं गैलोमीटर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे सेल मैंने दिया तो करंट एक ही कॉइल में चेंज हो रहा है, दूसरे कॉइल में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो सबसे जरूरी क्या, कॉइल का मोशन फॉर्म करो, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है पोजीशन, जिस पोजीशन पे फ्लक्स का लिंकेज होता है, राइट। तो मुझे बताएंगे कौन सा अपने लिए सही ऑप्शन रहेगा, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। सो ये जो है ना सेकंड वाला, ये अपने लिए अप्रोक्सीमेटिव आंसर बनना चाहिए अगर आपकी थ्योरी स्ट्रांग है। डन, क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूमेरिकल के बारे में चर्चा करते हैं, तो एक एक वीडियो के लिए मैं यहाँ पे अपलोड करते जा रहा हूँ, ठीक है। सो हेलो टू एवरीवन, आई होप आप अच्छा पढ़ाई कर रहे होंगे और सीईटी नज़दीक है, याद रखना मेरी बात को, और अच्छा पढ़ाई करना बेटा, बाकी कुछ नहीं है। आपका अस्तित्व ही आपकी पहचान है, और अस्तित्व टिकाना है तो रात दिन एक करना ही पड़ेगा। आरंभ ही प्रचंड, खाली स्टेटस लगाने से नहीं चलता, दैट वी हैव टू डू, ओके। अ स्टील वायर विद द मास पर यूनिट लेंथ, त्याने काय दिले आपल्याला, उन्होंने क्या दिया, अ स्टील वायर मास पर यूनिट लेंथ इज 7.0 × 10⁻³ kg मीटर इनवर्स अंडर द टेंशन। उन्होंने टेंशन दिया, टेंशन कितना है, 70 न्यूटन है, राइट। और उन्होंने जो मास पर यूनिट लेंथ, सो आई विल डिनोट बाय द म्यू, दैट इज 7.0 × 10⁻³ है, ओके। दैट इज व्हाट एवर इट मे बी, असाइन आप लिख लेना, उतना टाइम कहाँ है अपने पास। द स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव्स, सो व्हाट डज इट मीन, द स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव्स इन द वायर। जब भी आप वायर लेते हैं तो एक हमने एक सोनोमीटर का एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें मैंने बोला था कि वो फॉर्मूले को याद रखना कभी भी, सोनोमीटर। नाउ दिस इज अ वायर का हमने यहाँ पे वेट हैंगर यहाँ पे अटैच किया था, राइट, जिसके कारण इस वायर में क्या डेवलप हुआ था, टेंशन डेवलप हुआ था, अंडरस्टैंडिंग, ये सर नो। तो यही टेंशन, ठीक है, ये वाइब्रेट करने लगता है, तो इसमें इस तरीके से वेव जनरेट हो जाती है, राइट। तो इस तरीके से मैंने वहाँ पे कंडीशन समझाए थे, ठीक है, ऑफलाइन क्लास में, नॉट ऑनलाइन, ओके। उतना कहाँ टाइम है अपने पास। तो वहाँ पे हमने एक रिलेशन को लिया था कि इफ़ यू वांट टू डिटरमाइन द व्हाट द स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, सबसे इंपॉर्टेंट है टेंशन बाय मास डेंसिटी, राइट। इट इज अ लीनियर मास डेंसिटी, कौन सी डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, राइट। सो टेंशन की वैल्यू कितना है, 70 है, और लीनियर मास डेंसिटी कितना है, 7 × 10⁻⁻ कितना है, कितना है, अरे -3, राइट। सो विल टेक दैट वैल्यू, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 10, ये -3, ऊपर क्या हो जाता, +3, तो क्या आएगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ 10⁻+4 इज इक्वल टू स्पीड, तो कितना आएगा, 10⁻+2, यानी कितना आएगा, 100 मीटर पर सेकंड आएगा स्पीड, राइट। तो अपने लिए कहाँ है, 100 मीटर पर सेकंड, तो ये अपने लिए करेक्ट ऑप्शन है, कुछ नहीं है। स्टेशनरी वेव्स, सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स, उससे रिलेटेड सोनोमीटर का कंसेप्ट को मैंने अप्लाई किया। एनी डाउट, कुछ हार्ड होते हैं क्या, नहीं होता है, बस कंसेप्ट को बिल्डअप करो। टिप्स एंड ट्रिक्स डजंट वर्क, 50 है, 50 को टिप्स एंड ट्रिक्स से सॉल्व करोगे क्या। हेलो टू एवरीवन, कैसे हो आप। 144 न्यूमेरिकल करना है, 144 महाकुंभ, यही शिव भक्ति है, राइट। भक्ति में ही शक्ति है। चलो ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, वरना बात करने में तो हम सक्षम हैं। At which temperature the RMS velocity of the hydrogen, okay, which velocity, RMS velocity, यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी of the hydrogen molecule is equal to that of oxygen molecule at the 47 degree Celsius. तो ये जो यही तो important है ना, this is we have to convert it into the SI, then we have to convert it into the Kelvin. So we'll take the temperature for the both cases, that is we have to add the 273 plus कितना है 47 है, तो कितना आएगा, that is 320 Kelvin. तो temperature जो कंटेनर का है वो कितना है 320 Kelvin. That is related to the, याद रखिए CET 2024 का क्वेश्चन है। आप बोलोगे मास्टर तो CET का, अरे वो 50 है ना, तो जैसे जैसे टाइम मेरे को मिलते जा रहा है मैं अपलोड करते जा रहा हूँ, ठीक है। एंजॉय तो नहीं कर रहा हूँ ना, आई एम डूइंग माई वर्क प्रॉपरली, राइट। चलो, तो यहाँ पे टेम्परेचर तो है जो 320 केल्विन है, और क्या बोल रहा है वो सेम टेम्परेचर, ओके, एट विच टेम्परेचर द RMS वेलोसिटी ऑफ द हाइड्रोजन, यानी टेम्परेचर को हमें निकालना है हाइड्रोजन का, इज इक्वल टू द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यानी RMS जो वेलोसिटी है ऑफ द हाइड्रोजन H2 मस्ट बी इक्वल टू द RMS वेलोसिटी ऑफ व्हाट, O2, right? But what is the general formula of the RMS speed? What is the general formula? That is the RMS speed is equal to under root of 3RT, right, by molecular mass of that molecule. अब ये not oxygen, molecular mass, जो कि हमने m0 से दिखाया था, okay? So for the two cases, we'll take that formula, that is a 3RT, temperature for the hydrogen, molecular mass of the what, hydrogen,
इज इक्वल टू, दोनों की स्पीड सेम बोल रहा है ना, तो वी आर रीअरेंजिंग, दैट इज 3R टेम्परेचर ऑफ द ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ द व्हाट ऑक्सीजन। बट याद रखिए टेम्परेचर, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का क्या दिया उन्होंने, टेम्परेचर दिया, सो आई विल टेक द टेम्परेचर ऑफ O2 हियर, दैट्स इट, कुछ नहीं है, सेम है। आप बोलोगे राहुल सर मॉलिक्यूलर, अबे हाइड्रोजन में कितने न्यूक्लियाई होते हैं, दो होते ना, अंडरस्टैंडिंग, ये 2 है ना, एक प्रोटॉन यानी कितना आएगा 2, राइट। सो इसको मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर रूट कैंसिल करता हूँ, 3R गेट कैंसिल, स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, सो विल गेट दैट इज द टेम्परेचर ऑफ द H2 डिवाइडेड बाय व्हाट 2 इज इक्वल टू व्हाट द टेम्परेचर ऑफ व्हाट O2 होल टर्म डिवाइडेड बाय ये ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल है ना, तो कितना आएगा 16 आएगा, राइट, क्लियर। तो सीधा सीधा टेम्परेचर ऑफ द O2 दिया ना अपने पास, कितना है 320 है, ये 2 में इधर डाल देता हूँ, चलेगा। चलो तो सॉल्व करेंगे विद द क्विकनेस, दैट इज द टेम्परेचर ऑफ व्हाट H2 इज इक्वल टू टेम्परेचर कितना है यहाँ पे 320 इंटू व्हाट 2 होल टर्म डिवाइडेड बाय कितना है 16 है, राइट, अंडरस्टैंडिंग, सॉरी O2 मॉलिक्यूल है ना, सॉरी, तो कितना आएगा 32 आएगा, O2 है ना, O2 सॉरी फॉर इट, ऑक्सीजन के लिए मैंने लिया यहाँ पे, ठीक है। तो इंटू 2 तो विल गेट द कैंसिल, तो कितना आएगा, दैट इज 20 आएगा, राइट। सो टेम्परेचर ऑफ द H2 कितने केल्विन के बराबर होगा, जिसके कारण दोनों की भी जो आरएमएस स्पीड, अभी समझ में नहीं आ रहा आपको, एक कंटेनर है, नाउ दिस इज द कंटेनर, ठीक है। तो यहाँ पे 16 यानी में एक ही ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास लिया था, सो कंफ्यूजन हो गया वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक कंटेनर लिया, यहाँ पे H2 गैस फिलअप किया, और बाद में एक दूसरा कंटेनर लिया, वहाँ पे मैंने O2 गैस को फिलअप किया, राइट। सो क्या बोलता है कि व्हेनेवर वी आर प्रोवाइडिंग द हीट एनर्जी टू द कंटेनर, डेफिनेटली इनसाइड द मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, राइट। तो जो जितना भी एनर्जी एसोसिएटेड हम करते हैं हीट एनर्जी, दैट इज नथिंग बट एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, समझाया था मैंने ऑफलाइन क्लास में। तो मैंने यहाँ पे हीट एनर्जी प्रोवाइड किया, यहाँ पे भी हीट एनर्जी प्रोवाइड किया, जिसके कारण यहाँ पे ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल है उनकी जो आरएमएस स्पीड है H2O मॉलिक्यूल के बराबर है, राइट, इनको भी स्पीड है, तो दोनों की भी स्पीड सेम है। बट कौन से कंडीशन पे, हाइड्रोजन को उतना गर्म करने की जरूरत नहीं जितना ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बड़ा है ना, तो जितना मास बड़ा होगा उतना ही उसको मोशन बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी लगेगी, और अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग हियर, जो छोटा होगा उसको हम इजीली मोशन में ला सकते हैं, तो एनर्जी कम लगेगी, सो दैट्स व्हाई टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाना पड़ा क्या, नहीं। बट वही अगर ऑक्सीजन को कितना टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा, राइट, तभी जाके उनमें काइनेटिक एनर्जी बनी उतनी, और अंडरस्टैंडिंग, क्लियर, ठीक है। यहाँ पे 32 है, एक ही ऑक्सीजन का मिले, तो ये 16 तो कितना आएगा 32 आएगा, उतना करेक्शन आप कर लेना। फिलहाल के लिए इसी पे रुकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम स्टडी करेंगे इन द डेप्थ। 144 न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, महाकुंभ का समाप्ति जरूर हुआ है, लेकिन अपना कुंभ जो जिंदगी का चल रहा है उसको तो चलाना ही पड़ेगा, राइट। चलो, a light emitting diode LED is fabricated by using the semiconducting material whose band gap is 1.42 electron volt. The wavelength of the light emitted from the LED is, okay, कैसा करेंगे, मैंने बोला ना आपको LED क्या करता है, what does it mean, ये स्ट्रक्चर आपने देखा होगा LED का, ये जान दो ना, क्या क्या टेंशन लेते हो, ठीक है। ये लाइट छोड़ रहा है, मोनोक्रोमेटिक लाइट, डिफरेंट कलर की LED, उसमें वेवलेंथ चेंज कर दिया तो कलर चेंज होता, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। बट हमने ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में एक फॉर्मूला जरूर सीखा था, दैट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फोटोन, दैट इज इज इक्वल टू hc/λ, राइट। अब एनर्जी तो दिया उन्होंने, अब hc का वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना, राइट। तो इतना करने से अच्छा है एक फॉर्मूला है, वो अगर याद नहीं रहा तो ये टेक्निक आपको काम जरूर आएगी। सो वेवलेंथ इज इक्वल टू hc/एनर्जी, जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें दिया है। तो ये सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है, और अप्लाई कॉन्सेप्ट किसका कर रहा हूँ, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का कर रहा हूँ, जो कि अभी मेरा करंट चैप्टर चल रहा है क्लास में। चलो, तो यहाँ पे वेवलेंथ इज इक्वल टू hc का आप कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, विल गेट दैट इज 1240, राइट, होल टर्म डिवाइडेड बाय कितना है, दैट इज 1.42। तो इसका अप्रॉक्सीमेट आंसर कितना बन सकता है, यानी 14, 8, 8, 60, 8, 60 और 70। तो अपना अप्रॉक्सीमेट आंसर 160, ये तो हो ही नहीं सकता ना, ये तो छोड़ दो आप, इतना तो नहीं आएगा। तो अपने लिए अप्रॉक्सीमेट आंसर कितना है, 875 है। डन। कंसेप्ट को अप्लाई करना सीखो, यू कैन प्ले विद द आर्टिकल व्हेन योर नॉलेज इज परफेक्ट। मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूँ, और यही मेरे काम में आता है, बाकी क्या है दूसरा। सो हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे विद द फ्रेश एनर्जी, ठीक है। चलो, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, ज़्यादा एनर्जी को क्या वेस्ट करेंगे। चलो, अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर loop PQRS is made up of the uniform wire. The length PR QS is 5 centimeter. ओके, उन्होंने दिया PR and QS की वैल्यू, अब वो मुझे भी नहीं पता PR कौन से, PR and QS, ओके 5 सेंटीमीटर है, नो प्रॉब्लम। द PQ and RS, PQ and RS कितना है, 100 सेंटीमीटर है। द एमीटर करंट रीडिंग चेंजेस फ्रॉम I to 2I, यानी पहले I था, डबल हो गया, डबल, राइट। द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फोर्सेस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर PQ ड्यू टू द वायर RS इन द 2 केसेस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब उन्होंने 2 केसेस दिया हमें, तो उनका रेशियो निकालना है, तो फोर्सेस जो वायर के बीच में प्रेजेंट है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, सो दिस इज द CET 2024 रिलेटेड क्वेश्चन है, और हम सॉल्व जरूर करेंगे, बट सेंसेस होने चाहिए, बाकी कुछ नहीं। आप बोलते हो सेंसेस की मैं बात करता हूँ सेंसेस,
ठीक है, हर चीज़ में याद रखिए नॉलेज परफेक्ट हुआ तो ही क्रिएटिविटी डेवलप होती है। अंडरस्टैंडिंग रखोगे तो ही फिजिक्स में कमांड पाओगे, वरना तुक्केबाजी, टिप्स, ट्रिक्स, ठीक है, भले ही वो 1-2 न्यूमेरिकल के लिए काम करती है, बट 50 न्यूमेरिकल के लिए आपके कंसेप्ट ही काम करेंगे अगर आपका रिजल्ट लाना है, यकीन मानिए। ये एक्सपीरियंस की बात है। अब फिजिक्स में 8-9 साल का एक्सपीरियंस बना है स्टूडेंट फेज से, तो ये चीज़ें उभर के आती हैं। चलो ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करता हूँ। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का कंसेप्ट मैं अप्लाई करूंगा, ठीक है। उसमें हम क्या लिए थे, 2 वायर लिए थे। नाउ दिस इज अ वायर 1 एंड दिस इज अ वायर 2। उसमें से करंट, अब यहाँ पे करंट जो जाएगा, ये यहाँ पे किरचॉफ्स का जंक्शन लॉ अप्लाई कर सकता हूँ। कुछ पोर्शन इधर गया तो इक्वल अमाउंट ऑफ पोर्शन इधर गया, कंसिडर करेंगे ना, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। अंडरस्टैंडिंग? तो मैं कंसिडर करता हूँ पहले केस में करंट कितना गया, आई दोनों भी केस में, यानी इसमें मैं कंसिडर करूंगा I1 की वैल्यू I के बराबर और I2 की वैल्यू कितना है, I के बराबर है। तो पहले वायर में से करंट कितना फ्लो हो रहा है, हाँ I, तो दूसरे वायर में से भी कितना करंट फ्लो हो रहा है, I। दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो दोनों के बीच में क्या है, फोर्स है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग? तो फोर्स का हमने फॉर्मूला एक सीखा था, कौन सा सीखा था हमने फॉर्मूला, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ बिटवीन द वायर्स इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 बाय I1 I2 बाय, सबसे इंपॉर्टेंट होता है वायर का डिस्टेंस। अब वो तो चेंज नहीं, वो तो फिक्स है, राइट, वो तो डिस्टेंस फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा। तो ये कांस्टेंट है, ठीक है, म्यू नॉट बाय 4 पाई कांस्टेंट है, और लेंथ भी क्या लूंगा मैं, कांस्टेंट ही लूंगा, राइट। तो बचा क्या, विल टेक द प्रोपोर्शनलिटी साइन, दैट इज द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू दोनों में का करंट। तो I1 जो अपने लिए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, I, तो I2 में से यानी दूसरे वायर में से भी करंट कितना फ्लो हो रहा है, I। तो फोर्स स्टार्टिंग में जब I करंट फ्लो हो रहा है तो कितना आ रहा है, I² आ रहा है, राइट। बट सेकंड केस में क्या किया, उन्होंने डबल करंट को फ्लो किया, डबल, यानी अब यहां पे कितना होगा, ओके, हाँ चलो, यहां पे कितना था पहले I1 और यहां पे कितना था I2, ठीक है। अब यहां पे डबल करंट फ्लो हो रहा है, 2I, इसलिए मैं बोलता हूं कंसेप्ट ही जीतेंगे, अदरवाइज नहीं। 50 का टारगेट है, 50 में से अप्रॉक्सीमेट 45 तो हमें करना है, याद रखिए। तो आप वो टिप्स एंड ट्रिक के पीछे मत भागो, आप बोलोगे राहुल सर बाद में सच बोला था मास्टर, है कि नहीं। अब सर तो कोई नहीं बोलेगा, मास्टर ही बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स जो सेकंड सिनारियो में है, अब मुझे बताएंगे करंट I लिया था तो कितना आएगा, 2I इंटू 2I आएगा, बाकी तो सम एज इट इज फॉर्मूला है, और 2I तो कितना आएगा, 2I इंटू 2I कितना आएगा, 4I², दैट इज F2 इज प्रोपोर्शनल टू द 4I²। अब सीधा सीधा दोनों का हमें क्या लेना है, रेशियो ही तो लेना है, राइट। सो आई विल टेक द F1 बाय F2 इज इक्वल टू I² बाय 4I²। Are you understanding what I'm saying here? Okay, so I² get cancel, तो क्या बचेगा, that is F1 by F2 1/4। Clear? Done? कुछ हार्ड, बस हमारे कंसेप्ट किस चैप्टर से हमें उठाना है, कौन से कंसेप्ट को कैसा बिल्डअप करना है, फॉर्मूला हमें इंपॉर्टेंट जरूरी है, तो कंसेप्ट भी आना जरूरी है ना। एनी डाउट? नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे, फिलहाल के लिए रुको। सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे MST CET से रिलेटेड, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हम उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने का यहाँ पे जरूर प्रयास करेंगे। तो अभी जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे लेके आया हूँ, विच इज रिलेटेड टू द व्हाट, राइट, PYQ, बट वो कहाँ का PYQ है, कैन यू टेल मी? दिस इज रिलेटेड टू द व्हाट, MST CET, राइट। तो MST CET से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, हम इसको प्रयास करेंगे अच्छे तरीके से यहाँ पे सेंसेस बनाने का हम जरूर ट्राई करेंगे। ओके, 2024 में पूछा गया वाला क्वेश्चन है और बहुत आसान है, मैं यहाँ पे रीड करता हूँ। In a coil, current changes from -2 ampere to +2 ampere in a 0-2 seconds, then induces the EMF of 0.1 volt. The self-inductance. So what does it mean self-inductance? You know, self-inductance क्या होता है कि हम एक कॉइल लेते हैं इस तरीके की, और वहाँ पे हम अल्टरनेटिंग सोर्स को कनेक्ट कर देते हैं, जिसके कारण इसके बाजू में आपको मालूम है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और यही मैग्नेटिक फील्ड अगर आप देखते हो तो इसी के साथ क्या हो जाती है, लिंक हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पे EMF जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ सेल्फ इंडक्शन, और यू कैन से द सेल्फ इंड्यूस EMF, दैट इज L di by what, dt। ये एक्सप्रेशन को हमने अंडरस्टैंड किया स्टेट बोर्ड में। अब यहाँ पे D स्टैंड्स फॉर द डिफरेंशियल कैलकुलस हियर, सो EMF इज इक्वल टू L, आई कैन टेक दैट इज अ di by what, dt। और जहाँ पे डेल्टा साइन आता है बेटा, वहाँ पे डिफरेंस होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। सो इफ आई टेक द L, दैट इज अ फाइनल, दैट इज I2 माइनस I1 बाय विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, जो कि टाइम हमें दिया है, दैट इज 0.2 सेकंड का। चलो यहाँ पे वैल्यू को पुट अप करते हैं। नाउ दिस इज I2 फॉर अस, हियर इट इज द I2 एंड हियर इज द I1, राइट। सो विल पुट अप द वैल्यू, दैट इज द EMF जो कि दिया, कितना दिया EMF, दैट इज 0.1 इज इक्वल टू L की वैल्यू डिटरमाइन करना, और ब्रैकेट में लेंगे I2 की वैल्यू 2 माइनस ऑफ व्हाट, -2, राइट, होल टर्म डिवाइडेड बाय टाइम, कितना दिया उन्होंने, टाइम है 0.2 सेकंड,
राइट। तो मैं ये 0.1 को 1 इंटू 10 टू द पावर -1 लिख देता हूँ, और यहाँ पे यल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 डिवाइड बाय 2 इंटू 10 टू द पावर -1 में लिख सकता हूँ, राइट। तो ये जो डिवीजन की टर्म है इधर जाके मल्टीप्लिकेशन में डाल देंगे, तो 2 इंटू 10 टू द पावर कितना आएगा -2, राइट। होल टर्म डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू व्हाट, सेल्फ इंडक्टेंस यल, ओके, विच इज अ वेरी सिंपल, ओके। तो यहाँ पे 4 से हम 2 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 0.5 आएगा। तो 0.5 को फिर से मैं 5 इंटू 10 टू द पावर -1, ऑलरेडी 10 टू द पावर -2 यहाँ पे है, इज इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस है। अब कितना आएगा, 5 इंटू 10 टू द पावर -3 हेनरी, ये आया सेल्फ इंडक्टेंस। बट यहाँ पे तो अगर आप देखते हो तो मिली में है, तो -3 हम मिली बोल सकते हैं, तो 5 मिली हेनरी, दैट इज अ सेल्फ इंडक्टेंस। सो ऑप्शन ए is the correct option for us, okay. It's a very simple, you know, if you know the perfect theoretical, then you can apply the concept. So next video में बात करेंगे next numerical की, okay. So hello to everyone, आज हम सॉल्व करेंगे सीईटी में पूछे गए वाले क्वेश्चन को, और अच्छी तरीके से यहाँ पे हम सेंसेस को बनाने का जरूर प्रयास करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, ठीक है। मेहनत लगती है तो भी जाके कुछ ना कुछ मिलता है, ठीक है। अभी महाकुंभ हुआ है और आज महाशिवरात्रि है, तो महाकुंभ का 144 का आरंभ करेंगे, और उसके साथ 144 आरंभ के साथ आप 144 न्यूमेरिकल डेली सॉल्व करना, राइट। अब आरंभ क्या, अब तो समाप्ति है, लेकिन हमारे लिए ओरिजिनल आरंभ 144 अभी है, ठीक है। डेली 144 न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो यही भक्ति है, और भक्ति में ही क्या है, शक्ति है। चलो, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, जस्ट मूव ऑन द न्यूमेरिकल हियर, ओके। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पास्चन सीरीज, एक वर्ड को पकड़ो, और वो वर्ड कौन सा है, अपना पास्चन सीरीज है। तो मैं यहाँ पे एक वर्ड को पकड़ लेता हूँ, पास्चन सीरीज। तो पास्चन सीरीज हमने कहाँ सीखी, तो ये सीईटी क्वेश्चन 2024 का है, ठीक है। इट इज MHCET, ओके, MHCET, ओके, राइट। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सर्वात महत्वाचं म्हणजे जेव्हा आपण स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर, जब हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर, ओके, एटम्स एंड न्यूक्लियर, ठीक है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड ये पूरा क्वेश्चन है, तो आपको पूरा समझाऊंगा कि जब एक आयन पीस आप लेते हो, तो उसको आप हीट एनर्जी प्रोवाइड कर देते हो नीचे से, हीट एनर्जी, राइट। तो हीट एनर्जी जैसे आप प्रोवाइड करोगे तो मुझे बताएंगे हीट, तो ये रेड होने लगता है, ऑरेंज होने लगता है, तो इसमें से कलर निकलते हैं बाहर। कलर क्यों होता है, क्यों, कभी सोचा है, सोचो। ट्रांजिशन फ्रॉम द हायर एनर्जी स्टेट टू द लोअर एनर्जी स्टेट, कि जैसे ही हम हीट एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट हीट एनर्जी उस अंदर के जो एटम्स के अंदर के इलेक्ट्रॉन को जंप कराती है फ्रॉम द लोअर एनर्जी स्टेट टू द हायर एनर्जी स्टेट, बट वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते हैं, दे विल जंप फ्रॉम द हायर एनर्जी स्टेट टू द लोअर एनर्जी स्टेट। तो उसी ट्रांजिशन से हमें मिलता है स्पेक्ट्रम, कलर्स, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, पास्चन सीरीज बनाने के लिए H2 गैस लेता हूँ एक कंटेनर में, और कंटेनर को हम हीट कर देते हैं, राइट। तो H2 गैस हीट होता है, बट आपको मालूम है ट्रांजिशन तो होगा, और जब भी ट्रांजिशन होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हीट के फॉर्मेट में हमने दिया था, दैट विल इमिट्स इन द फॉर्म ऑफ द लाइट, लाइट स्पेक्ट्रम दिखाता है, ओके, और स्पेक्ट्रल से स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर्म होती है। पर यहाँ पे पास्चन सीरीज है, फॉर द पास्चन सीरीज जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता है फ्रॉम द हायर एनर्जी स्टेट टू द लोअर एनर्जी स्टेट, सो आई विल टेक द हायर एनर्जी स्टेट m and the lower energy state n, okay, so we will take generally ground state for it, so that is a 4 से जंप होता है 3 में पास्चन सीरीज में, राइट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, that will jump from the that side, you will get the spectral lines related to the पास्चन सीरीज। अब वो मिनिमम लॉन्गेस्ट बोल रहा है ना, लॉन्गेस्ट, राइट। तो एक वर्ड को पकड़ना जरूरी है, लॉन्गेस्ट, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक द 4, ओके, और कंपलसरी 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट, that is 1 by n square by 1 by m square, that is a formula, so we'll put up that values perfectly। so n square की वैल्यू कितना आएगा, n square तो 3 है, 9, ये कितना आएगा 16, so we'll solve it perfectly, so we'll get the particular answer here, right। so it's a very simple, so reciprocal of the wavelength that is 1 by lambda is equal to what, Rydberg constant here, so सीधा हम cross multiplication, that is 16 minus 9 whole term divided by, I will take the 16 into 9, so we'll take the reciprocality, so we'll get that is the wavelength is equal to, तो 7r यानी 16 into 9 as it is, 7 into r की वैल्यू दिया, so we'll take the approximate value, we'll add the 1, so we'll get the 1.1 into 10 to the power minus 7 as it is, okay। so solve it perfectly, so 7 से मैं 9 को डिवाइड कर लेता हूँ तो कितना आएगा, that is 1.2 approximate, सॉरी 1.4 आएगा, सॉरी 1.4 आएगा, राइट। सो हम सॉल्व करते हैं, और ये 1.1 से 1.4 को डिवाइड कर देता हूँ, तो अप्रोक्सीमेट आंसर कितना आएगा, 16 into 1 यानी 1.1 समथिंग 3 होगा, ये -7 सॉरी +7 है ना, तो ऊपर से क्या हो जाता, -7 हो जाता,
ठीक है, ये -7 हो जाएगा। डन, क्लियर। तो सिंपल है, तो कितना आएगा, अब इसको सॉल्व कर लेना और पास का आंसर तो कौन सा होगा, ये तो हो नहीं सकता और ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो अपना करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, डी रहेगा। आप इसको सॉल्व कर लेना, आपको आप मिल जाएगा आंसर, दैट इज 1.87 समथिंग इंटू 10 टू द पावर -6, राइट। ओके, और वेवलेंथ किस में गिना है हमने, मीटर में। दैट्स इट। कितना सिंपल है, हर चीज़ सिंपल है, बस आपका ये थेरी और ये ट्रांजिशन को पकड़ना ज़रूरी है, वरना आप नहीं जा पाओगे। यकीन मानिए, कंसेप्ट को बिल्ड करना जरूरी होता है, तभी जाके आप उसको क्रैक कर पाओगे। डन, क्लियर। अब मराठी यूज़ करना अच्छा लगता है, बट हिंदी इज ओके, तो आप देख पाओगे, ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे तो पैसा ही बनेगा। पैसों के लिए काम नहीं किया जाता, पैशन बोल के काम करो तो ऑटोमेटिक पैसा बनेगा। एनी डाउट? आई होप आपको पूरा समझ में आ गया। पास्टन सीरीज से हमने लॉन्गेस्ट से एक वर्ड को पकड़ा, यहाँ पे सॉल्व किया। क्लियर, कुछ हार्ड नहीं होता है, सिंपल होता है। सो हेलो एवरीवन, आज जानेंगे हम जो कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड पे डिपेंड है और एमएसटी सीईटी 2024 का ये क्वेश्चन है। सिंपल है, आसान है, मैं आपको समझाऊंगा। वो क्या बोलता है कि 8 इक्वल ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर फॉलिंग थ्रू द एयर विद द स्टेडी स्पीड ऑफ द 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, राइट। देन द ड्रॉप कोलिड्स टू फॉर्म अ न्यू वेलोसिटी। तो आप यहां पे क्या करोगे, 8 इक्वल ड्रॉप्स ऑफ द वाटर फॉलिंग थ्रू द एयर विद द स्टेडी स्पीड, यानी जो छोटे छोटे ड्रॉप्स थे, छोटे छोटे ड्रॉप्स, कितने ड्रॉप्स है, 8 ड्रॉप्स है, राइट, 8 ड्रॉपलेट्स है समथिंग। ओके, तो ये जो है ना, इनका फॉलिंग हो रहा है 8 ड्रॉपलेट्स का, ठीक है। और कोलिज यानी क्या, इनका बना के एक बड़ा ड्रॉप फॉर्म होगा, राइट। और इसको भी वेलोसिटी होगी, तो इसकी वेलोसिटी आई विल टेक द v1 एंड इसकी वेलोसिटी आई विल टेक द v2। अब 8 ड्रॉप का मिला के एक सिंगल ड्रॉप फॉर्म हो रहा है, बड़ा ड्रॉप फॉर्म हो रहा है, राइट। तो हमें क्या निकालना है, न्यू वेलोसिटी। ये जो बड़ा ड्रॉप गिर रहा होगा, जो कि 8 ड्रॉपलेट्स का कंबाइन होकर फॉर्म हुआ है, उसकी वेलोसिटी कितना होगी, विच इज वेरी सिंपल, वेरी इजी, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। अब यहाँ पे ये छोटे छोटे ड्रॉप्स जो कि स्पेरिकल शेप में है, तो स्पेरिकल शेप का मुझे बताएंगे वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है, दैट इज 4/3 पाई इंटू रेडियस क्यूब। रेडियस क्यूब याद रखना, 4/3 पाई इंटू रेडियस क्यूब। तो 8 जो अपने ड्रॉपलेट्स थे उनको वॉल्यूम था, तो वो रेडियस की लेना पड़ेगा ना, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। यानी छोटे छोटे ड्रॉप्स का मैं यहाँ पे रेडियस कितना लेता हूँ, स्मॉल आर लेता हूँ। इनका कंबाइन मिला के एक बड़ा ड्रॉप फॉर्म हो रहा है, एक सिंगल बड़ा ड्रॉप। तो उसका मैं जो बड़ा वाला है, तो उसकी रेडियस हम लेंगे कैपिटल आर, तो उसका वॉल्यूम मुझे बताएंगे कितना आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। कितना सिंपल है, 8 ड्रॉपलेट्स जो कि छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स थे, उनका रेडियस हमने स्मॉल लिया आर, तो उनके हिसाब से उनका वॉल्यूम कितना होगा, इतना होगा, राइट। सिंपल है, बिकॉज हियर वी विल टेक द कंजर्वेशन ऑफ मास। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या अप्लाई कर रहा हूं। सो कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर मास उतना ही रहा है, बट खाली एक ही चेंज हो रहा है कि 8 ड्रॉपलेट्स का वॉल्यूम पहले छोटा था, अब वो बड़ा बन चुका है, तो एक बड़ा ड्रॉप यहाँ पे रेडियस जो कैपिटल आर हमने कंसीडर किया। तो 4/3 गेट कैंसिल, पाई गेट कैंसिल, सो टिल गेट दैट इज 8 आर क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब। आप बोलोगे कि राहुल सर क्या कर रहा है, आर की वैल्यू क्यों निकाल रहा है, तो हियर विल यूज द कांसेप्ट ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी, दैट इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड का है। तो ये लेंगे यहाँ पे क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, क्यूब रूट लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, r इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 8 यानी कितना आएगा 2, और क्यूब रूट ऑफ r क्यूब यानी कितना आएगा r। यानी अभी जो बड़ा ड्रॉप फॉर्म हो चुका है, वो रेडियस उसकी डबल हो चुकी है, वो सिंगल छोटे छोटे ड्रॉपलेट जो हमने लिए थे 8, उससे डबल हो चुका है वो। यहाँ तक तो हमने निकाला, ये तो आपको पता चल चुका है कि बेटा ये जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट से एक बड़ा ड्रॉप बना के वो डबल हो चुकी है रेडियस, अभी जो बड़ा ड्रॉप फॉर्म हो चुका है, राइट। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, कौन सा कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे, तो टर्मिनल वेलोसिटी को अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, 2/9, that is the density of that liquid which is flowing through the particular medium of density, right, r square g by watt eta, right। अब आप क्या करोगे, जो टर्मिनल वेलोसिटी है यानी वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड और कैन से द फ्लूइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ r, यानी क्या है, रेडियस थी, रेडियस। तो मुझे बताएंगे स्टार्टिंग में तो वेलोसिटी v1 थी, तो उसकी रेडियस कितना थी, r थी, स्मॉल r थी, उसका क्या लेंगे स्क्वायर। और सेकंड टाइम जो वेलोसिटी है अब वो किसके बराबर है, कैपिटल R का स्क्वायर के बराबर। तो मैं क्या करता हूं, दोनों को कंबाइन कर लेता हूं। सो v1 बाय व्हाट, v2 इज इक्वल टू व्हाट, स्मॉल r स्क्वायर बाय कैपिटल R स्क्वायर एज इट इज। तो v1 तो हमें दिया ना, जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स थे तो उनकी स्पीड कितना थी, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड थी, राइट। तो यहां पे लिख देता हूं 10 डिवाइड बाय व्हाट, v2 इज इक्वल टू स्मॉल r की वैल्यू, बट r की वैल्यू ट्वाइस ऑफ कैपिटल R की वैल्यू ट्वाइस ऑफ स्मॉल r है, तो r गेट कैंसिल, उसका क्या आएगा स्क्वायर, तो कितना आएगा 1/4 10 v2, तो v2 की वैल्यू कितना होगी, 40 सेंटीमीटर पर सेकंड होगी, राइट। तो 40 कहाँ है, तो दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन फॉर अस। डन, क्लियर बेटा, सिंपल है, कंसेप्ट बहुत आसान होते हैं, बट हमें कैसा इसको हैंडल करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एमएसटी सीडी जो 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, उसको हम अंडरस्टैंडिंग करने का जरूर प्रयास करेंगे। अब दिया क्या, द टू वेसल्स ए एंड बी आर ऑफ द सेम साइज एंड द सेम टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर 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 मैं क्या लेता हूं, कांस्टेंट लेता हूं। चलो माइंड में मेरे तो आइडिया क्लियर हो चुकी है। अब ये contains the 1 gram of hydrogen and B contains the 1 gram of oxygen, then P and PV are the pressures of the gases in the AB respectively। आप देखोगे, आप बोलोगे तो 1 ग्राम है तो प्रेशर सेम ही होगा, ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता ही नहीं। मैं आपको समझाऊंगा पूरा। ये 2 वेसल्स है,
आइडेंटिकल वेसल्स है, दोनों का शेप एंड साइज सेम है। नाउ दिस इज ए वेसल एंड हियर इज अ बी, यहाँ पे H2 गैस है और यहाँ पे दूसरा जो है O2 गैस है, राइट। अब हाइड्रोजन अगर आप लेते हो तो एक प्रोटॉन कुछ इस तरीके का है, ऑक्सीजन बड़ा है, राइट, ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल बड़ा है, राइट। आपको पता है कि इसका एटॉमिक मास 16 है और इसका 16 है और इसका कितना है 1 1, तो टोटल कितना होगा 2 होगा और यहाँ पे कितना होगा 32 होगा। तो आपको हर चीज़ पता होती है बट आप वो समझना नहीं चाहते हो, तो मुझे बताएंगे दैट इज द मोलर मास इनसाइड ए, यानी कितना होगा 1/2, और मोलर मास इन द कंटेनर बी कितना होगा 1/32 ग्राम होगा। सो व्हाट इज अ रियल गैस इक्वेशन, कैन यू टेल मी? रियल गैस इक्वेशन क्या है? दैट इज PV इज इक्वल टू nRT। मैंने बोला था कि जब हम फ्लूइड्स मैकेनिक्स में जाते हैं तो हम वहां पे न्यूटनियन मैकेनिक्स को अप्लाई नहीं कर पाते हैं। वी विल टेक द पैरामीटर दैट इज द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, हम पैरामीटर्स लेते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सो P, बाकी तो पूरा वॉल्यूम वॉल्यूम सब कांस्टेंट है, खाली प्रेशर चेंज हो रहा है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n मॉलिक्यूलर मास, राइट। अब अगर आप देखते हो तो मोल है, सॉरी फॉर इट, मोल है, मोल नॉट अ ग्राम, ओके, मोल, मोलर मास। नाउ so for the pressure A is proportional to what Na and the pressure B is proportional to what Nb, so we'll place the values that is a PA, अब क्या बोल रहा है वो, PA by what PB is equal to what Na by what Nb, so वैल्यू को पुट अप करते हैं 1/2 that is 1 by what 32, यानी 32 by कितना आएगा 2 आएगा, तो वैल्यू कितना आएगी 16 आएगी। तो कितना सिंपल है, हर चीज़ सिंपल है, पर यहाँ पे ग्राम नहीं मोल लेना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मोलर मास है ना, गैस इक्वेशन दैट वी हैव टू यूज। तो कितना सिंपल है, हर चीज़ सिंपल है, हर चीज़ आसान है, राइट। सो विल मूव ऑन द नेक्स्ट वन कंसेप्ट एंड मींस नेक्स्ट वन न्यूमेरिकल हियर, ओके। सो हेलो एवरीवन, डिस्कस कर रहे थे हम MST CET में PYQs, और आज मैं लेके आया हूँ आपके पास जो कि MST CET 2024 में पूछे गए वाला क्वेश्चन है, विच इज़ अ वेरी सिंपल। वो सिंपल है, आसान है, बट आपका कंसेप्ट ज़रूर यहाँ पे बनना चाहिए, तो इसका मज़ा है, फिर सजा ही हो जाएगा। तो ये 2024 में पूछे गए वाला क्वेश्चन है, तो इसको हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे और सॉल्व जरूर करेंगे विद द सिंप्लिसिटी, ओके। अब उन्होंने दिया क्या, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट द डिस्टेंस r। सो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, आप समझ ही नहीं लेते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइन करना है, लेकिन किसका, इलेक्ट्रिक डायपोल। और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज V is equal to 1/4 pi epsilon naught Q by what R, राइट। अब यहाँ पे R देख के आप इसको 1/R को टिक करके आओगे, मेरे पता है, लेकिन ये आंसर है ही नहीं, क्योंकि आपको रीड करना आना चाहिए। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है, ये डायपोल ने प्रोड्यूस किया वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, राइट। अब इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है, राइट, तो एक मैं यहाँ पे लेता हूँ पॉजिटिव और एक यहाँ पे चार्ज लेता हूँ निगेटिव। नाउ दिस इज अ प्लस Q एंड हियर इट इज द माइनस Q, राइट। अब जब हम दो चार्जेस बट इक्वल एंड अपोजिट है, राइट, हम उनको ज्वाइन करते हैं विद द रिस्पेक्ट ऑफ द लेंथ, तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, राइट। सो इन दैट डायपोल मोमेंट you discuss about the electric potential at the particular distance due to an electric dipole. What is the general formula of it? That is a 1/4 pi epsilon naught, that is the dipole moment which is a vector quantity into r cap means a unit vector divided by distance square, राइट। उस डायपोल से एक पर्टिकुलर पॉइंट अगर मैं लेता हूं तो उस पॉइंट का मैं फ्रॉम द डायपोल हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं। आप मुझे बताओ, यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड का स्केलर फॉर्म निकाल रहे थे, बट यहाँ पे डायपोल अलग है, याद रखिए, डायपोल मोमेंट अलग है, तो यहाँ पे क्या होगा 1/r²। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर अस, दैट इज ऑप्शन नंबर B, राइट। Very simple. If you know the concept perfect, definitely you can easily crack the MST CET and NEET and JEE also. Okay. For today, in this video, we'll stop here. In the next video, we'll discuss about the previous year question which are related to the MST CET. Thank you. So hello to everyone. अभी आप जो न्यूमेरिकल देख रहे हो वो देखने में कितना हार्ड दिखता है, ऐसा लगता है कौन सी दुनिया में हम चले गए, मैथमेटिक्स। इट इज़ अ मैथमेटिकल फिजिक्स दैट वी आर यूजिंग, ओके। तो न्यूटन जब सोच रहा था ग्रेविटेशन को कैसा प्रूव करूं, ठीक है, खाली ग्रेविटी बोलने से आसान है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को खींचता है, इतना बोलने से नहीं चलता है, मैथमेटिकली दैट वी हैव टू प्रूव। बट अगर आप देखते हो तो डिस्टेंस चेंज हो गया तो फोर्स इंक्रीज होता है, वेरिएबल। अब जब वेरिएबल है तो डेफिनेटली फंक्शन भी चेंज होगा। अब ये बहुत ही थोड़ा ज़्यादा ही उसमें जा रहा हूँ, तो यहाँ से थोड़ा निकलता हूँ और आपको पूरा समझाता हूँ कि न्यूटन को लॉज ऑफ मोशन एंड न्यूटनियन मैकेनिक्स समझाने के लिए या फिर रिलेटिव मोशन एक्सप्लेन करने के लिए एक ब्रांच को ही ईजाद कर दिया, वो ब्रांच है कैलकुलस, राइट। जो कि दो तरीके के कैलकुलस हम डिस्कस करते हैं, एक होता है डिफरेंशियल और दूसरा होता है इंटीग्रल कैलकुलस, राइट। तो इतना शार्प था न्यूटन। आप बोलोगे आइंस्टाइन बेस्ट है कि न्यूटन बेस्ट है, मैं तो बोलूंगा न्यूटन सबसे ऊपर है, बट याद रखना आइंस्टाइन हर जगह पे है।
चलो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जब मुझे वक्त मिलेगा तब मैं डिस्कस करूंगा, वरना आप बीच में से छोड़ के भाग जाओगे फिर। ओके, अब उन्होंने दिया क्या, मैं यहाँ पे रीड करता हूँ और यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में दिया और बहुत सिंपल है, ये मैंने 10th फाउंडेशन में अभी सीखा है। 10th का स्टूडेंट सॉल्व करेगा तो आप 12th से रिलेटेड हो तो आप तो इजीली कर लोगे। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय द 6 i कैप, 5 j कैप एंड 3 k कैप, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दिया इन द वेक्टर फॉर्म, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर, यू नो, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव, राइट। तो उन्होंने दिया कितना दिया, दैट इज अ 6 i कैप प्लस 5 j कैप एंड 3 k कैप। ओके, सॉरी फॉर इट, ठीक है, थोड़ा तो आवाज़ कट कराने की आदत लगा दिया है मैंने, नो डिस्टर्ब। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने जाना, दैट इज अ 6 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 3 k कैप, तो वेक्टर फॉर्म ने इलेक्ट्रिक फील्ड उन्होंने दे दिया, और उसके साथ उन्होंने क्या दिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, यानी फ्लक्स यानी क्या होता है कि एक सरफेस में लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे अगर मैंने पॉजिटिव चार्जेस को डाला तो ये पॉजिटिव चार्जेस ये नेगेटिव चार्जेस की तरफ एनर्जी को इमिट करते हैं, दैट विल इमिट इन द फॉर्म ऑफ द व्हाट, लाइंस ऑफ फोर्स। तो इसके साथ जो लिंकेज फॉर्म होता है फ्लक्स, राइट, फ्लक्स का जो फ्लक्स यानी क्या है, नथिंग बट द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का लिंकेज विद द व्हाट, एरिया, अंडरस्टैंडिंग, लिंकेज विद व्हाट, एरिया। तो हम यहाँ पे किसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लेन कर पाएंगे, यानी क्या है, लिंकेज ही तो है। अब एरिया उन्होंने दिया जो कि एरिया वेक्टर है, याद रखना। अब आप बोलोगे कि राहुल सर वेक्टर किस तरीके से, फॉर एग्जांपल नाउ दिस इज अ प्लेट, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पे वेक्टर प्लॉट कर देता हूँ, नाउ दिस इज द एरिया वेक्टर, क्लियर। अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे सेट करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया वेक्टर के साथ एंगल बनाएगी। अगर ये प्लेट ऐसा हो जाएगी, समझ में आ रहा है, तो वेक्टर इलेक्ट्रिक लिंकेज कम होगा, यहाँ पे लिंकेज इस पोजीशन पे क्या होगा, ज्यादा होगा। ना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे आ रही है, अरे कहाँ रखूँ, चलो जान दो यहीं रख देता हूँ हाथ में। अब ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे आ रही है, अगर प्लेट ऐसी है यानी एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका लिंकेज ज्यादा होगा, उसका लिंकेज ज्यादा होगा। अगर ये ऐसा प्लेट है, राइट, ऐसा सरफेस है उसका, आप समझ पा रहे हो। अब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसी जा रही है, कोई लिंकेज फॉर्म नहीं हो रहा, ऊपर से जा रही है, नीचे से जा रही है, तो मुझे बताएंगे एरिया वेक्टर का पोजीशन कितना इंपॉर्टेंट है। सो एरिया इज अ स्केलर डेफिनेटली, आप बोलोगे, बट उन्होंने एरिया वेक्टर दिया, वो ज्यादा एक्सप्लेनेशन नको। तो एरिया वेक्टर कितना है अपने पास, 30 i कैप है, ओके, नो प्रॉब्लम, ओके, मीटर स्क्वायर में दिया, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे हमें डिटरमाइन क्या करना है, अब हमें डिटरमाइन क्या करना है, चलो फट बोल के मैं देख लेता हूँ क्या डिटरमाइन करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू सरफेस एरिया, ओके, तो ये साइन इट इज, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालना है। अब मुझे बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी क्या है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विथ व्हाट, एरिया। अगर मैं यहाँ पे फ्लक्स लेता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ई वेक्टर इनटू व्हाट, एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्मेट में कितना है, दैट इज 6 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 3 k कैप, ओके, इनटू, ओके, सो विल टेक द डॉट प्रोडक्ट बिकॉज हियर वी हैव टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे जो ओनली वैल्यूज दिया ना, वेक्टर थोड़ी फॉर्मेट में दिया, अब वैल्यूज दिया तो डेफिनेटली वी हैव टू टेक द मॉड, ठीक है। मॉड के लिए मुझे यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, स्केलर प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, राइट। तो फ्लक्स का हम मैग्नीट्यूड डिटरमाइन कर रहे हैं, एरिया वेक्टर कितना है, 30 i कैप, राइट। तो याद रखना i कैप की टर्म की ही वैल्यू आती है, अगर इनका मैं डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ तो ये वैल्यू कितना आती है, 0। ये हमारा 9th फाउंडेशन का स्टूडेंट जो अभी 10th में गया वो आपको समझाएगा, यानी मैं उसको पढ़ा रहा हूँ, प्रिपेयर कर रहा हूँ, बिहेव लाइक अ सोल्जर, यू नो। अब यहाँ पे i कैप अगर आप देखते हो प्रॉपर्टीज, दैट इज i डॉट i इज इक्वल टू j डॉट j इज इक्वल टू k डॉट k, राइट। सो इफ आई टेक द प्रोडक्ट दैट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस यूनिट वेक्टर्स, यू विल गेट द वैल्यू दैट इज अ 1, अदरवाइज वैल्यू कितना आएगी, 0। चलो, तो 6 इंटू 30 यानी कितना आएगा, 6 इंटू 30। अब यहाँ पे i कैप डॉट i कैप है, तो इसका प्रोडक्ट अगर लेते हो तो कितना आएगा, 1, तो वैल्यू कितना आएगी अपनी 180, जो कि हमने क्या डिटरमाइन किया, फ्लक्स डिटरमाइन किया, जो कि हम वेबर में लेते हैं, ठीक है। तो अपना करेक्ट आंसर कौन सा है, 180 है। डन। कुछ हार्ड है क्या मुझे बताएंगे, कुछ हार्ड नहीं है, हर चीज़ सिंपल होती है, ठीक है। बट हमारे ऐसे कंसेप्ट हमें आने चाहिए ना, तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बोलने से थोड़ी फिजिक्स आसान हो जाएगा, टिप्स एंड ट्रिक्स से कुछ नहीं होता, आपका कंसेप्ट ही आपको आगे लेके जाता है। टुडे वी स्टॉप हियर, टुमारो मीन्स इन द नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस द अनदर न्यूमेरिकल। अब वो ऑफलाइन की आदत गिर गई ना, टुमारो। सो हेलो एवरीवन, हमने डिस्कस किया था प्रीवियस जो कि लेक्चर हमने एमएसटी सीईटी से जो PYQs हम सॉल्व कर रहे हैं, राइट। उसमें मैंने बोला था कि महाकुंभ मेला भी चल रहा है और महाकुंभ अपने जीवन का भी होना चाहिए, क्योंकि यह एज, यह एनर्जी बाद में पुनः उत्पत्ति नहीं होती है। थोड़ा हिंदी थोड़ा ज़्यादा यूज कर रहा हूँ, चलो जाने दो, इसको डिस्कस करते हैं। और इस तरीके का सर्किट डायग्राम हमारे पास है। इट्स अ वेरी सिंपल, इफ यू नो द क्लास 9th, अगर आपको क्लास 9 परफेक्ट आता है साइंस, राइट, तो वहां पे एक चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप 9 से भी बिलोंग करते हो ना, तो भी आप इजीली यहां पे सॉल्व करके आओगे। और प्रीवियस ईयर मैंने 10th फाउंडेशन में इस तरीके के सर्किट को रिकॉग्नाइज करने के लिए टेक्निक समझाया था। आई डोंट नो अब वो कितना स्टूडेंट उस लेवल पे जा पाए, वो मुझे पता नहीं है, राइट। अब चलो, आप जितना ज़्यादा एफर्ट लोगे उतना ही ज़्यादा आपका आउटपुट मिलेगा, लेकिन याद रखना यही फाउंडेशन की ताकत है। बट फाउंडेशन बोल के नहीं चलता, आप वहाँ पे ओरिजिनलिटी पे टिक के रहना पड़ेगा। आपको बेसिक्स पे खाली 2-3 जोक मार के थोड़ी क्लास चलाना है, ठीक है। जोक मारने से कुछ नहीं होता, ठीक है, एक आधा बार क्लास में जोक, बट हमेशा जोकिंगली नहीं होता है। चलो, अब ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, याद रखना। नाउ दिस इज अ पॉइंट,
और नाउ दिस इज ऑल्सो 1 पॉइंट। अब ये 2 पॉइंट्स के बीच में थोड़ा कलर मैं चेंज कर लेता हूँ व्हाइट का, सुटेबल ले लेंगे ना व्हाइट को। ओके गुड। अब ये 2 पॉइंट्स के बीच में हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। सो दीज आर द कॉमन पॉइंट्स, और कॉमन पॉइंट्स के बीच में हम जब रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन बनता है। विच कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ये तो हो गया पूरा कंसेप्ट का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन विच इज रिलेटेड टू द नाइन्थ का जनरल साइंस में बोल रहा हूं महाराष्ट्र का। यकीन मानिए स्टूडेंट, जस्ट बिलीव ऑन मी। ओके, अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट इज कनेक्टेड टू अ सर्किट एज शोन इन बिलो। द करंट आई ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इज राइट। बट याद रखना 9 जरूर है, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी का 10th फाउंडेशन में एक कंसेप्ट है, दैट इज द किरचॉफ्स लॉ। फर्स्ट दैट इज द जंक्शन लॉ, एंड सेकंड इज अ लूप लॉ। In the loop law, we have to discuss about the Westone's network. In the Westone's network, I just prove that what do you mean by the balance condition in the Westone's network? ये कुछ ऐसा ही है। यकीन मानिए इसमें से करंट फ्लो ही नहीं होता। क्यों? Because this is a modified form of the Westone's network, right? Westone's network में यहाँ पे प्लॉट करके दिखाई देता हूँ आपको। चलो इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है? ओके डन। अब ये थोड़ा स्क्रीनशॉट लिया था तो उस हिसाब से रह गए हो, ठीक है? थोड़ा सा आप एडजस्टमेंट कर लेना उसमें। अब Westone's network क्या है? हमने कुछ इस तरीके का एक कंस्ट्रक्शन किया था, राइट? और यहाँ पे रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया था और बीच में हमने कनेक्ट कर दिया था गैलोमीटर, और यहाँ पे हमने एक कंडीशन डिस्कस किया था, दैट इज अ बैलेंस कंडीशन। सो व्हाट डज इट मीन बैलेंस कंडीशन? यू नो दैट गैलोमीटर में करंट की जो वैल्यू है वो कितना रहती है? 0। सो दैट इज कॉल्ड एज अ बैलेंस कंडीशन। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ गैलोमीटर इमेजिनरी में मैं डिस्कस करता हूँ, बिकॉज दीज आर द बैलेंस पॉइंट। यहाँ से कोई करंट पास आउट नहीं होता। बैलेंस पॉइंट यानी क्या? नाउ दिस इज 1 पॉइंट A आई विल टेक, एंड हियर इट इज आई विल टेक द अनदर पॉइंट, देन द पोटेंशियल एट द पॉइंट A मस्ट बी इक्वल टू द पोटेंशियल एट द पॉइंट B। अंडरस्टैंडिंग? अब जब 2 पॉइंट का पोटेंशियल अगर सेम होता है तो चार्ज फ्लो ही नहीं होता। द पोटेंशियल एट द पॉइंट A मस्ट बी इक्वल टू द पोटेंशियल एट द पॉइंट B। अगर मैं यहाँ पे चार्ज लेता हूँ तो चार्ज फ्लो ही नहीं होगा। चार्ज कब फ्लो होगा? जब हम A का पोटेंशियल मैक्सिमम रखते हैं विद रिस्पेक्ट टू B, देन द चार्ज विल फ्लोज फ्रॉम द मैक्सिमम पोटेंशियल टू मिनिमम पोटेंशियल। दैट इज अ कंसेप्चुअल नॉलेज दैट एवरी स्टूडेंट मस्ट बी रिक्वायर्ड। उस स्टूडेंट के लिए रिक्वायर्ड है, वरना फिर आप थक्के बक्के यही रह जाओगे। तो ये मेरे लिए डेफिनेटली गैलोमीटर है, और ये मेरे लिए रेजिस्टेंस कोई काम नहीं करने वाला यहाँ पे। तो ये मेरे लिए डायग्राम किस तरीके से मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ, जो कि बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, राइट? तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है। अगेन नाउ दिस इज आई विल टेक द 3 ओम, ओके, बिकॉज बीच में का तो रेजिस्टेंस काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है? बिकॉज मैं ऐसा बोल सकता हूँ, कौन सी कंडीशन? बैलेंस कंडीशन, राइट? और इस तरीके से हमने एक नीचे भी एक रेजिस्टेंस दिया, ठीक है? वो कितना है? 2 ओम है। ये नीचे वाले कितने हैं? 6 ओम वाले हैं, 6 ओम। ओके, नाउ दिस इज अ 3 ओम एंड हियर इट इज द 3 ओम, राइट? अब कॉन्सेंट्रेट करना, जस्ट टोटली कॉन्सेंट्रेट व्हाट आई एम डूइंग हियर। ओके, सो यहाँ पे कौन सा ये ले लेता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए अब ये ऊपर वाला अगर आप देखते हो, अरे ये कुछ अलग ही हो रहा है, फिर से कर देता हूँ मैं, ठीक है? वेट, कौन सा था अपना? ये था, ठीक है? इसका थोड़ा सा साइज़ का मैं कम कर देता हूँ, ठीक है? राइट। अब वन आफ्टर अनदर, मैंने बोला था वन आफ्टर अनदर को माइंड में कंप्लीटली रहना चाहिए। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन। नाउ सिमिलरली, अरे जाने दो, ठीक है, ये भी कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन। अंडरस्टैंड? अब सीरीज कॉम्बिनेशन में सीधा सीधा हम क्या कर देते हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं, राइट? तो ऊपर का एक बड़ा रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ, दोनों ने मिलकर करंट को फाइट दिया, वो कितना ओम है? 6 ओम। सिमिलरली नीचे भी दोनों का रेजिस्टेंस हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड। बट यहाँ पे 2 कॉमन पॉइंट के बीच में हमने कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे 12 ओम आएगा। समझ में आ रहा है? तो सीधा सीधा रेजिस्टेंस विच आर कनेक्टेड इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, वो मैंने अच्छे तरीके से समझाया था क्लास 9 फाउंडेशन वालों को, आप वो भूल गए होंगे, ठीक है? चलो 12th वालों को भी तो समझाता हूँ, ठीक है? लेकिन वो बोलते हैं राहुल मास्टर तो बहुत चिल्लाता है, ठीक है ना, एंग्री एग्रेसिव। ये बेटा उड़ा मार बोल के बोलूँगा क्या? जाहिर सी बात है, वाई एम गेटिंग एग्रेसिव? बिकॉज डिसिप्लिन विल टेक यू एट द रिस्पेक्टेबल पोजीशन, अदरवाइज हार्ड है। अब यहाँ पे 2 कॉमन पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट कर दिया, और मैंने टेक्निक समझाया था, इफ द रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड बिटवीन द 2 कॉमन पॉइंट्स, डेफिनेटली वी हैव टू टेक द विच? पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट? सो वी विल सॉल्व विद द हेल्प ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो क्या निकला था? दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ आरपी इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/what? 6। ओके, तो व्हाट विल गेट? दैट इज आरपी इज इक्वल टू 12 इंटू 6/12 प्लस 6, राइट? अब मैंने ऊपर का रेजिस्टेंस जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैं आज यहाँ पे रख देता हूँ, चलो मैंने इतना निकाल दिया, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, ओके? बट इसके नीचे एक इतना सा पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला कुछ इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट किया विद रिस्पेक्ट टू द व्हाट?
2 याद रखना, कोई कॉमन पॉइंट B1 पॉइंट नहीं है यहाँ पे। ये हमने जो पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाया, अब सीधा ही वन आफ्टर अनदर, राइट, ये टेक्निक को जान लेना। तो टोटल इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस कितना आएगा, दैट इज Rp प्लस 2 यानी फिर से यहाँ पे कौन सा कॉम्बिनेशन फॉर्म हुआ, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो कितना आएगा, Rp की वैल्यू 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाई व्हाट 18 प्लस 2 ओहम। चलो इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 4 प्लस 2 ओहम, राइट। तो कितना आएगा, दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द टोटल सर्किट इज कितना 6 ओहम आया, राइट। बट हमें पूछा क्या है, करंट की वैल्यू, ओम्स लॉ को अप्लाई करते हैं, दैट इज V इज इक्वल टू व्हाट I इंटू व्हाट R। अब करंट अगर निकालना है तो V बाय व्हाट R होगा। तो V की वैल्यू कितना है, चलो यहाँ पे सेल दिया ना, उसकी वैल्यू है 6, रेजिस्टेंस हमने निकाला 6, क्या बचा मुझे बताएंगे 1। तो कितना करंट फ्लो हो रहा है, चलो जल्दी से बोलो बेटा, दैट इज 1 एम्पियर इतना करंट फ्लो हो रहा है। अब कोई दिक्कत है क्या, नहीं, लेकिन हमें अच्छे तरीके से सीखना ही पड़ेगा, डिसिप्लिन के साथ हमें फिजिक्स को लेना पड़ेगा। याद रखिए, स्टॉक मार्केट में कोई भी ट्रेडर नहीं बैठ रहा है। अगर आप देखते हो तो 100% में से ओनली 3 से 4% लोग ही कमाते हैं, बिकॉज दे फॉलो द डिसिप्लिन। वो डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, इसी वजह से वो अर्निंग करते हैं। अगर आपको नॉलेज की अर्निंग करना है तो फिजिक्स में डिसिप्लिन मेंटेन रखना ही पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई आई एम वेरी एग्रेसिव, दिस इज द आंसर फॉर ऑल स्टुपिडिटी। ओके, फॉर टुडे वील स्टॉप हियर, नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस द नेक्स्ट न्यूमेरिकल।